सात नौ, सात नौ फिर सात नौ। कार्यक्रम कुछ खास है, ये सारे उद्योग के लिए नहीं है। जिस उद्योग को धनराशि प्राप्त हो चुकी है गवर्नमेंट से, सरकार से, उसको ये धनराशि की कैसे व्यय करना है, कैसे खर्चा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करनी है, क्या आपकी और क्या चीज की आवश्यकता है, क्योंकि ये बिना ब्याज के एक लोन है जो आपको चुकाना पड़ेगा। कुछ स्टार्टअप को पहले किस्त मिले हैं, कुछ को दूसरे किस्त भी मिल चुके हैं। टोटल 35 स्टार्टअप है, सबको मैं आमंत्रित किया हूं इस कार्यक्रम में। तो हमारे पास जुड़े कुछ खास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए CS कुंदन कुमार जी है, नम्रता सिंह जी है, और हमारे माननीय सदस्यगण श्री KPS केसरी जी पूर्व अध्यक्ष वो मौजूद है, सुबोध कुमार जी मौजूद है जो कि सदस्य सचिव है, और हमारे अरविंद कुमार जो ये बैंकिंग कमेटी के चेयरमैन है BI के, वो भी उपस्थित है आज के कार्यक्रम में। तो मैं सुबोध कुमार जी को आग्रह करूंगा कि 2 शब्द करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार मित्रों, जैसे अर्चन बताया ना, आज का सेशन बेसिकली हम लोग सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे नियम को कैसे कंप्लाई करते हैं। हमने एक सरकार से फंड लिया है, उसको हम लोग यूटिलाइज करना है, और किस तरह से हम लोग बेसिकली अपने बिजनेस को किस तरह से हम डॉक्यूमेंट करें, सो दैट कि हमको आगे में समस्या नहीं आए। इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं, आज कुंदन जी हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं, अरविंद जी हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र हैं, नम्रता जी हैं लॉ पॉइंट से हैं, केसरी सर हम लोग के गार्जियन है और हम लोगों के मेंटर है जो कि हर चीज में हम लोग को गाइड करते हैं। तो हम सर केसरी सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसको शुरुआत किया जाए। गुड आफ्टरनून। अभी दोनों ही जो हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है कि क्यों इस मीटिंग को रखी गई है, तो जितने लोगों को सरकार से, हमारे यहाँ जो जुड़े हुए लोग 35 लोगों को ये पैसा सरकार की तरफ से टोटल 10 या 10 से नीचे ये मिल चुका है। तो अब सरकार पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स थी, अब सरकार भी थोड़ा सा केयरफुल हो रही है कि वही पैसा का सही डिप्लॉयमेंट हुआ है या नहीं, और उसका लेखा जोखा सही हुआ है या नहीं। तो ऐसे लगेगा कि हम लोग भी जवाबदेह हैं, टू सम एक्सटेंट हैं, क्योंकि मॉनिटर करना है आपके फंड के डिप्लॉयमेंट को, लेकिन बेसिकली आप लोग जवाबदेह हैं। इट्स गवर्नमेंट मनी एंड दैट टू इट हैज टू बी रिटर्न। तो इसका टोटल अकाउंटिंग, इसका सही ढंग से जो लोग कंपनी बना लिए हैं उनको अभी बताएंगे कंपनी सेक्रेटरी साहब कुंदन बाबू कि कंप्लायंस का कितना बड़ा इश्यूज है, और उसको किस तरह से केवल टाइमली अगर उसका आप कैलेंडर बना लें और कैलेंडर बना के उसको मीट करते जाए उस कैलेंडर को, तो इट्स जस्ट नो जॉब। लेकिन वही थोड़ा सा केयरफुलनेस अगर नहीं रहा, थोड़ा कैजुअल हो गया, तो बहुत परेशानी होगी, बहुत ही परेशानी होगी, ये आप समझ लें। तो इसीलिए बताएंगे अभी कुंदन बाबू CS हैं, वो आपको बताएंगे। और एक व्यवस्था अभी हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया नहीं है, और सेक्रेटरी जनरल ने भी एक व्यवस्था हम लोग करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक पूल बना दें आपको, कंपनी सेक्रेटरी की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और एडवोकेट तो फ्री सर्विस ले लेंगे, ना बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी लोगों से तो प्रोफेशनल हैं एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आप लोगों के लिए कोई पैकेज हम लोग बनवा देंगे। लेकिन उसमें आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा। पैकेज का जो भी पैसा थोड़ा बहुत होगा वो लगेगा आपको, एनीवे वो लगना है, लेकिन इनके थ्रू कीजिएगा तो कैलेंडर जो बन जाएगा, कैलेंडर को प्रॉपर्ली अगर मेंटेन कीजिएगा तो इनको भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आगे आने वाले समय में ये लोग बताएंगे, इसकी आवश्यकता है। और ऐसे भी कहीं आप फंड लेने जाएंगे, पिचिंग करेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में समझ रहे हैं कि जितने पैसे मिले हैं उससे कुछ नहीं होना है, तो बाहर से पैसा और लाना ही होगा हमको काम आगे बढ़ाने के लिए।
तो जो आप पिचिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपका ड्यू डिलिजेंस हुआ है या नहीं, दैट इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। आप क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को कैसे डिप्लॉय किया है, कहाँ से पैसा आया है, ऑल सच थिंग्स। तो वो सारी चीज बताएंगे आपको, और ये होना मस्ट है। हम भी अगर आपको स्पॉन्सर करेंगे तो हमसे भी पूछता है कि भाई इनका ड्यू डिलिजेंस हुआ है या नहीं होता है। तो अगर ये सब चीज को आप लोग समझें और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। देखिए हम लोग इतने दिन से, काफी लोग हैं पुराने चेहरे वाले लोग भी हैं, ऑब्वियसली पैसा मिल गया तो पुराने लोग गए हैं। तो आप लोग देखिए कि इतने दिन गुजर गए और अभी तक आप लोगों ने छलांग नहीं लगाया। स्केल अप जिसको आप कह रहे हैं आपकी भाषा में, स्टार्टअप की भाषा में, स्केल अप नहीं हुआ है। तो स्केल अप होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको बाहर से पैसा भी लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें डेट्स आपको नहीं मिलते हैं, बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा आसानी से। एक आध लोगों को मिला है, लेकिन 10 लाख रुपए भी, क्योंकि कोलेट्रल भी आप नहीं दे सकते। कोलेट्रल का मतलब कि जितना आप लोन लेंगे उसका सर्टेन परसेंटेज, एट टाइम्स इट इज मोर देन 100%, तो वो पैसा आपको उस उतने चीज को आपको मॉर्गेज करना होगा। तो कोलेट्रल भी आपके पास मतलब नहीं लगाने के लिए रहता है नेचुरली जो स्टार्टअप का। तो इसमें आपको पैसा, जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट की बात हम नहीं करेंगे, इन लोगों से पैसा लेने की आवश्यकता होगी आपको। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी कुछ करे। हम लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको कुछ पैसा देंगे कि आप, लेकिन उस सारे के नॉर्म्स, वो ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पैसा हम दे ही देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। उसकी एक अलग कमिटी है, ड्यू डिलिजेंस होगा, आपका स्केल अप आप होने के लायक हैं या नहीं, मतलब जो सारी चीज है आप सबों को मालूम है, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम के पार्ट है। तो ये आगे आने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को आगे आने वाले समय में एक्स्ट्रा केयरफुल कॉशस होकर ये काम जरूर 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 करना। थैंक यू। अभी मैं कुंदन जी से शुरुआत करते हैं। ये कंपनी सेक्रेटरी है, हमारे माननीय सदस्य हैं। कुंदन जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि केपीएस सर बताए और वो सर बताए हैं कि जब भी कोई स्टार्टअप अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पहलू होता है, कहीं ना कहीं कंप्लायंस का पहलू होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसा मैं बहुत ज्यादा दिन से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन 4 साल से जो मैं देख रहा हूँ, दिक्कत ये होती है कि कंपनी बनाने के लिए, एलएलपी बनाने के लिए लोग बना तो लेते हैं काम करने के लिए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे एक दो ऐसे काम होते हैं उसको बिना किए वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है जो कि करना मैंडेटरी है। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि जब भी हम कंपनी बनाते हैं, अब ध्यान रखें बात, कंपनी बन जाने के जस्ट बाद कोई भी कंपनी काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होती है जब तक कि हम कमेंसमेंट नहीं करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें सारे लोग आई थिंक या तो कंपनी रजिस्टर्ड होगा उनका या तो एलएलपी होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो पार्टनरशिप वगैरह जिनका? सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कोई एलएलपी वाले भी हैं क्या? 2 लोग है ना। तो हम लोग सबसे पहले कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि जब हम एक कंपनी बनाते हैं, वहां से लेकर के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक और उसके एनुअल जनरल मीटिंग तक का बेसिक क्या क्या चीज होता है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, तो प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इनकॉर्पोरेशन के बाद आपका सबसे पहला काम होता है कि आप बैंक अकाउंट ओपन करवा दें। बैंक अकाउंट जब ओपन हो जाता है तो कंपनी बनाते समय जो जो उसमें सब्सक्राइबर है, ठीक है, जितने लोग भी आपके सब्सक्राइबर है, जितनी जितनी की शेयर होल्डिंग जिनकी है, उनके नाम से उतना उतना पैसा कंपनी के अकाउंट में चला जाना चाहिए। ठीक है, जो आपका कंपनी का पेड अप कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल अगर 1 लाख है, ए और बी 2 लोगों ने मिलकर के अगर 50-50% शेयर होल्डिंग के साथ अगर कंपनी बनाए हैं, तो कंपनी बनने के बाद अगला काम मेरा होगा कि हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद हम 50-50 हजार रुपया दोनों लोगों के द्वारा, ए और बी के द्वारा हम उसमें जमा करवा देंगे। पैसा जब जमा हो जाता है उसका हमको एक बैंक के स्टेटमेंट निकाल लेना होता है। उसके बाद
आप जिनसे भी ये कंसल्टेंसी लिए हैं, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, जहां से भी आपने कंपनी बनवाया है, उनके पास जाकर के एक फॉर्म होता है, दैट इज INC 20A, जो कि कमेंसमेंट के लिए फॉर्म होता है। बड़ा ही सिंपल फॉर्म है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस बेसिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सब्सक्राइबर के बारे में। उसके साथ उसमें बैंक जो ये स्टेटमेंट होता है उसको अटैच करके फॉर्म फाइल करना होता है। अब ये सर कितने दिन के अंदर करना होगा, ये भी क्वेश्चन है कि सर कंपनी बनाने के बाद एक बैंक अकाउंट ओपन करना, पैसे को उसमें डालना, और INC 20A जो फाइल करने की जो प्रक्रिया आपने बताया, ये कितना दिन में हमें करना है? ये 180 दिन के भीतर, कंपनी बनने से 180 दिन के भीतर ये हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा? ध्यान रखिए बात, अगर 180 दिन के अंदर कमेंसमेंट नहीं होता है, मैं कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। तो ऐसे केस में ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पावर है कि 5 लाख तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, अप टू 5 लाख। और अगर ये 1 साल तक नहीं होगा तब क्या होगा? अगर 1 साल तक नहीं होगा तो कंपनी एक्ट कहता है कि अगर विद इन 1 ईयर कंपनी फेल टू कमेंस इट बिजनेस, देन ऐसे सिचुएशन में जो 248 कंपनी एक्ट का सेक्शन है ना, वहां क्लियर बोलता है कि ROC को पावर है कि एक प्रायर नोटिस देकर के कंपनी को बंद कर सकता है। तो बात बहुत छोटी सी है। अगर हम देखें तो जनरली जो 1 लाख मतलब जो छोटा मोटा कैपिटल होता है उसमें 400 रुपए का फीस आता है कमेंसमेंट के लिए, लेकिन ये आपको करना है। तो सबसे पहला काम कंपनी बनने के बाद आप ध्यान रखें बात कि कमेंसमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या बिना कमेंसमेंट के हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आप जरा खुद से सोच के देखिए। आप जब कंपनी बनाते हो तो आप प्रॉमिस करते हो कि कंपनी का हम इतना शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो जब तक कंपनी की वो पूंजी कंपनी के पास नहीं जाएगी, बोला कंपनी बिजनेस कैसे कर सकती है? क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो। इसलिए जो भी काम आप करते हैं विदाउट कमेंसमेंट एक कंप्लीटली वैड एब इनिशियो कहा जाता है, यानी कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग वैलिडिटी इज 0। उसके मतलब कोई भी एग्रीमेंट कर ले आप कंपनी के साथ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, वो कंप्लीटली नल एंड वैड, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी वो मानेगी। एक पहला चीज तो कमेंसमेंट है जो हमको ध्यान में रखना है, सबसे पहला काम। उसके बाद है कि सर कमेंसमेंट हो गया, हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए, सब चीजें होने लगी, है ना। उसके बाद है कि और क्या क्या चीजें करना है। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आप ध्यान रखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर था, अगर 20-21 में कोई कंपनी बनी हुई होगी तो 21-22 में उस कंपनी में जो जो लोग डायरेक्टर होंगे उनको अपना KYC भी कराना पड़ेगा। यह काम बहुत छोटा सा है, डायरेक्टर का KYC, है ना। डायरेक्टर का KYC, जो लोग भी कंपनी में डायरेक्टर होंगे उनको अपना KYC करवाना है। KYC करवाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आधार पैन की कॉपी चाहिए, एक सिंपल सा फॉर्म है DIR 3, उसमें कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए, है ना, और आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी चाहिए। हाँ, किन्हीं के पास अगर पासपोर्ट है तब पासपोर्ट मैंडेटरी है KYC पे, अगर है तो, नहीं है कोई बात नहीं है, आधार पैन से आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं समय से KYC तो सर क्या होगा? समय से नहीं करेंगे तो ध्यान रखिए बात, 5000 इसका पेनल्टी है। ये फॉर्म कुछ नहीं है और ये 5000 इसका पेनल्टी है। अगेन हम स्टार्टअप है, हमें इस जगह जगह पे पैसा बचाना सोचना चाहिए कि हम पैसा कहाँ कहाँ से बचा सकते हैं। तो वही है कि नॉन कंप्लायंस से बेहतर है कि हम कंप्लायंस करके, है ना, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट को बचाएं, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक कंपनी का KYC का पार्ट हो गया। उसके बाद जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह रेडी हो जाना चाहिए। जितना जल्दी होता है अपने पार्ट पे आप इसको रेडी कर ले। बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करने के साथ साथ आप ध्यान रखें बात, क्योंकि आप स्टार्टअप है ना, तो लाजमी है कि आपका अभी थोड़ा सा सपना होगा कि हम इसको अच्छे से आगे लेके बढ़े। तो बेहतर होगा कि जितने सारे आपके पास, चाहे वो रेवेन्यू हो, है ना, चाहे वो इनकम हो, चाहे आपका एक्सपेंस हो, जितने सारे उसके बिल है ना, मतलब वाउचिंग प्रॉपर तरीके से करें। इन चीजों पे हम अरविंद सर से ज्यादा सुनना चाहेंगे, तो उसको हम अभी थोड़ा सा स्किप करेंगे। अकाउंट वाले पार्ट पे अरविंद सर भी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे सर। तो उन चीजों को भी हमें मेंटेन करके रखना है, मंथ वाइज मेंटेन करके रखिए, इससे आपके GST के रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। ठीक है, जब आप अकाउंट बनाएंगे वहां पे भी आपको आसानी होगी, और जब अपना अकाउंट फाइनलाइज होगा कहीं ना कहीं साल में एक बार, है ना, तो उस समय भी आपको आसानी होगी। होता क्या है कि हम लोग हर दिन के डेली रूटीन में कहीं ना कहीं ज्यादा बिजी होते हैं, कर लेंगे छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके फिर वो चलते रहता है। हमेशा मंथ वाइज मंथ, जब से GST आया है कहीं ना कहीं अपडेट लोग होने भी लगे हैं, तो कोशिश कीजिए कि हम हर मंथ में खुद को अपडेट रखें। ठीक है, उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो सर क्या करना है, मैंने बताया कि अकाउंट कंप्लीट करके अब आपका अकाउंट ऑडिट के लिए जाएगा। इससे पहले एक और बात, फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही
एक और प्रोविजन है शुरुआत में पहले साल के लिए, हालांकि आज के दिन में हमको लगता है बहुत कम कंपनी इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है। होता क्या है कि जैसे ही कंपनी बनता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का एक प्रोविजन है, उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है। तो एक तो है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है ना, लेकिन बहुत सारी कंपनी आज उसको स्किप कर देती है। लेकिन ध्यान रखें बात, अभी तक ये आरओसी के नजर में भले ही नहीं आ रहा है, आरओसी इस चीज के लिए नोटिस नहीं दे रही है, लेकिन कंपनी बनने से 30 दिन के भीतर उस कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी होना चाहिए। ये भी लॉ बोलता है, सेक्शन 139 जो है कंपनीज एक्ट का, उसके बारे में बात करता है। अगर 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाते हैं, देन नेक्स्ट 60 डेज, यानी कि अगले 60 दिन में ये अधिकार शेयर होल्डर को दे दिया गया, यानी कि कंपनी बनने से 90 दिन के भीतर में कंपनी में ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर है, ये फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग, मतलब हमको लगता है कि शायद ही आप लोगों में से कोई एडीटी 15 करवाए होंगे। करवाया? चलिए करवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट हमें करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की कहानी आती है, तो पहले एजीएम से फिर आगे उसकी बात होगी, है ना। लेकिन हमको एक पहले साल में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया, कंपनी बनने के तुरंत बाद, ध्यान रखें बात, आपका सबसे पहला काम है बैंक अकाउंट ओपन करना, ठीक है। जो भी सब्सक्राइबर के सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसको जमा करना, ठीक है। उसके बाद अपने बिजनेस का कमेंसमेंट कराना। जब तक कमेंसमेंट नहीं होगा हम कंपनी के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक और चीज ध्यान रखना है कि कंपनी बनाते समय, जब हम लोग कंपनी बनाते हैं तो उस समय एक्चुअली रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर के कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल अभी नहीं है, कि जब कंपनी बन जाएगी तो हम रेंट एग्रीमेंट करके हम सर रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ए और बी का मैंने एग्जांपल दिया था कि दो लोग मिलकर के अगर कंपनी बना रहे हैं, उसमें से ही एक ऐसे प्रमोटर हैं जिनके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है और वो चाहते हैं कि उसी एड्रेस को हम कंपनी का एड्रेस बना दे, तब ये पॉसिबल है कि कंपनी बनाते समय ही मैंने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी फिक्स कर दिया। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, वहां पे ऑप्शन पूछता है कि आप क्या चाहते हो, कि उसी को आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहते हैं या कंपनी बनने के बाद आप रेंट एग्रीमेंट वगैरह करके आप करेंगे। तो अगर आपने कंपनी बनते समय परमानेंट अगर ऑफिस नहीं डाला है, तो अगेन कंपनी बन जाने के 30 दिन के भीतर, मतलब 30 दिन के अंदर आपको रेंट एग्रीमेंट कर लेना है और करके INC 22 एक फॉर्म होता है जो आपको फाइल कर देना है। अगेन आप ध्यान रखिए, जब तक आप INC 22 फाइल नहीं करेंगे, आपका कमेंसमेंट का जो फॉर्म होता है INC 20 ये फाइल नहीं होगा। आप फाइल करने जाओगे, वहां पे MCA लिख देगा कि आपका INC 22 फाइल नहीं है। मतलब ये INC 22 हर केस में नहीं होगा, लेकिन तब होगा जब हम कंपनी बनाते समय अपना परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पे उसको नहीं रखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्या क्लियर है? अच्छा, मुझे दो प्रश्न हैं। जी, एक है, थोड़ा बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके। आपने सब्सक्राइबर्स की कहा। दूसरी बात है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको कैसे मेंटेन किया जाए? देयर आर सिविल सॉफ्टवेयर। उसके लिए आ गया। अच्छा, ये रेंट एग्रीमेंट, ये क्योंकि स्टार्टअप है, अपने घर के कभी कभी पता देते हैं, जी। तो घर को भी तो आप रजिस्टर्ड एड्रेस बना जैसा सकते कि अभी मैं जस्ट वही बात कर रहा हाँ, था हाँ, सर, कि जैसे हम और आप अगर मिलके कंपनी बना रहे हैं, राइट, हैं। तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल है हाँ, घर का, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो हम लोग उसी को रजिस्टर्ड ऑफिस मान के बना सकते हैं, लेकिन बाद में हम चेंज भी करा सकते हाँ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोविजन है चेंज करने के लिए। अगर आप विद इन सिटी करते हो तो बहुत आसान है ना। दिक्कत वहां आती है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करते हैं, है ना। एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस वहां पे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर वगैरह के परमिशन लग जाते हैं वहां पे। बाकी सारा चीज इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर दूसरा रेंट एग्रीमेंट करना ही होगा ना, अगर सेम सिटी में भी अगर हम दूसरे जगह कर रहे हैं हाँ, फिर रेंट एग्रीमेंट करना हाँ करना होगा। और जिनसे रेंट एग्रीमेंट करेंगे उनके इलेक्ट्रिसिटी की बिल की कॉपी भी चाहिए, है ना। तो वो अगर हमारा रेंटेड है तो उनका चाहिए होगा। उनका चाहिए होगा, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट फिक्टिशियस भी बनाया जा सकता है। कैसे हम प्रूव करें कि आपने जिस एड्रेस से रेंट एग्रीमेंट किया है वो रेंट एग्रीमेंट सही है? इसके लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी की बिल चाहिए, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो सीए नंबर होता है उसको डाल करके हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपने जो डाला है वो भी फिक्टिशियस है कि सही है। इसलिए उनको वो चाहिए। समझ में आ रही है चीजें? दूसरा बात, सर का जो क्वेश्चन था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर, है ना। अगर हम बात करें कंपनी की, बात करें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। लेकिन कंपनी के बिहाफ में काम कौन करता है? डायरेक्टर्स, है ना। यानी एक कंपनी के लिए जितना सारा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होता है वो सारा का सारा काम करने का जो अधिकार है, जिम्मा है, वो किसको दिया गया? डायरेक्टर्स को दिया गया, है ना। ये सेक्शन 179 में लिखा हुआ है, पावर्स ऑफ द बोर्ड।
तो क्लियर करता है कि जो अधिकार एक कंपनी को है वो सारा का सारा अधिकार उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होता है, राइट। तो डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे बिजनेस एंड अफेयर्स को मैनेज करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें, अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूं, तो शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। बहुत सारे केसेस में, आप लोगों के केस में भी ऐसा ही होगा कि आप ही कंपनी में शेयर होल्डर होंगे, आप ही डायरेक्टर होंगे, है ना। लेकिन आप शेयर होल्डर हो सकते हैं, डायरेक्टर कोई और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन में आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर आप किसी से, अगर मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टाइज है, तो आप उनकी कंसल्टेंसी लेने के लिए, आप उनका सर्विस लेने के लिए आप अपने कंपनी में उनको डायरेक्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर हो, है ना। पहले ऐसा जरूर था, 1956 में कुछ प्रोविजन ऐसे थे, बट अब के दिन में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर के पास शेयर होल्डिंग होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर में अगर बोलूं, है ना, सब्सक्राइबर शुरुआत में इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेमोरेंडम का जो लास्ट पेज होता है, सब्सक्रिप्शन पेज, आप देखेंगे वो सब्सक्राइब करते हैं, राइट। इसलिए उसको अभी हम सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, आगे जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर दूसरे स्टेट में अगर ऑफिस खोलते हैं, राइट, तो वहां पर क्या करना अगेन तो खोलते हैं, यानी कि आप शुरुआत से ऐसा करना चाह रहे हैं कि अभी कंपनी है, है? रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा एस्टैब्लिश है ठीक है, पटना में, हाँ हम चाहते हैं कि लखनऊ में। हाँ, इसके लिए बड़ा सिंपल चीज है, एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लेंगे, है ना। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर देंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगेन इंटरनल अफेयर्स की बात, कोई दिक्कत नहीं। अगेन एमसीए पे कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है, एमसीए पे रजिस्टर्ड ऑफिस ही रिफ्लेक्ट होगा। रीजनल ऑफिस अगर है तो वो रिफ्लेक्ट होगा, बट ब्रांच ऑफिस कभी भी एमसीए पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो इंटरनल मैटर हो गया कि इस कंपनी का ब्रांच ऑफिस वहां भी है। और ये जो ब्रांच खोलेंगे, अगेन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर वहां पे अगर जीएसटी लेना हो तो उसी रिजोल्यूशन के आधार पे अब वहां रेंट एग्रीमेंट करेंगे, अगर आपका अपना प्रीमाइसेस है तो उसके आधार पे फिर वहां पे जीएसटी लेकर के उस कंपनी के नाम से वहां पे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कंपनी के लिए, स्पेशली जो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है, उसमें हमने क्या देखा कि सर कंपनी बनने के बाद हमें कमेंसमेंट करने के लिए, है ना, कमेंसमेंट करना है। अगर कंपनी बनाते समय हमने परमानेंट अगर ऑफिस नहीं रखा है तो सर हमको 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर रेंट एग्रीमेंट वगैरह करके, ठीक है, आईएमसी 22 भी फाइल करवा लेना है। नहीं करवाएंगे तो क्या, एक दिन डिले हुआ 400 का फीस 1200 लगेगा, ठीक है। और ये 6 महीने के अंदर 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगेन सेव कीजिए कॉस्ट, है ना, वो आपका पैसा है। बेहतर है कि हम समय से करके इन चीजों को कर दें। ये सब चीज शुरुआत में कमेंसमेंट हो गया, ये रेंट एग्रीमेंट की बात किया मैंने। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अक्सर लोग फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं आप तब तक बच रहे हैं जब तक बच रहे हैं, ठीक है। जिस दिन नजर में आ गए, है ना, सेक्शन 148 आप जाके एक बार देखिएगा क्या लिखता है कि अगर कंपनी फेल होता है तो फिर कितनी पेनाल्टी, 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। बेहतर है वो 400 का फॉर्म है, ऑडिटर तो कोई होंगे, फॉर्म फाइल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब अकाउंट जब कंप्लीट हो जाता है, इसका भी प्रोविजन है कि अकाउंट का अप्रूवल, कंपनी के अकाउंट का अप्रूवल कैसे होगा। इसमें नियम कहता है कि बोर्ड जिसको ऑथोराइज करेगी उनका सिग्नेचर होगा अप्रूवल ऑफ अकाउंट के केस में। उसके बाद इस पे कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। अगर कंपनी में सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये दोनों में से किसी एक का साइन तो मैंडेटरी है। इसके अलावा भी किसी एक डायरेक्टर का सिग्नेचर होना इस पे जरूरी है। अप्रूवल ऑफ अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑडिट से पहले का प्रोविजन। मेरा अकाउंट कंप्लीट हुआ, अब हम अपने अकाउंट को अप्रूव करके ऑडिटर के सामने रख रहे हैं। ये ठीक ऐसा है कि अगर मेरा अकाउंट बना है, ऑडिटिंग के लिए अगर ऑडिटर साहब के पास जाएगा तो के दिन में आप तो कर सकते हैं ना कि नहीं मेरा अकाउंट ही नहीं, तो आपका इस पे अप्रूवल होना जरूरी है कि मैंने अकाउंट कंप्लीट करके आपको दिया है। इसी के आधार पे फिर ऑडिटर क्या करेंगे, वो अपना ऑडिट करेंगे, फिर ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट आपको दे देते हैं। जब ऑडिट रिपोर्ट वो दे देते हैं तो उस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे और साल में जो भी आपने बिजनेस किया है उसके आधार पे एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनता है। सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि उसके बाद आपको एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना है। तो डायरेक्टर जो रिपोर्ट बनेगा, ठीक है, ये कौन बनाएंगे, ये डायरेक्टर बनाते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे। उसका भी एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है, उन तमाम सारी चीजों का उसमें मेंशन किया जाना जरूरी होता है। ये बन जाएगा। ये बन जाने के बाद, है ना, अब ये बनने के बाद एक हम प्री एजीएम बोर्ड मीटिंग करते हैं, है ना। हालांकि ये सब चीज प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, सब कागज में ही होता है ना, बट स्टिल जो प्रोसेस है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि
अब हम एक प्री एजीएम बोर्ड मीटिंग करेंगे। उस प्री एजीएम बोर्ड मीटिंग का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अब हमारा अकाउंट ऑडिट हो गया, हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट बना लिए, अब सब चीज कंप्लीट हो गया। अब हमें उस पार्टिकुलर ईयर के लिए जिसका मैंने अकाउंट कंप्लीट किया है, ऑडिट कराया है, अब उस साल के लिए हमें एनुअल जनरल मीटिंग करना है। अगेन इस एनुअल जनरल मीटिंग का ड्यू डेट क्या है? बस आप इतना समझिए, पहला एजीएम का जो ड्यू डेट होता है ना, पहला एजीएम यानी कि 20-21 साल के लिए अगर बात करें, कोई कंपनी 20-21 में अगर बनी होगी तो उसका जो ड्यू डेट होगा वो 31 दिसंबर होगा, पहला एजीएम। लेकिन जो सब्सिक्वेंट एजीएम होंगे उसके बाद जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा, है ना, उसका ड्यू डेट आपका 30 सितंबर होता है। अब वो अलग बात है कि इस साल थोड़ा सा कोविड वगैरह का सिचुएशन था, तो कोविड वगैरह के जो सिचुएशन थे, इस साल जो कोविड वगैरह का सिचुएशन था, तो इस साल मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है ना। लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता है, हमको ओरिजिनल ही पढ़ना है। जब एक्सटेंशन मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? एजीएम, अकाउंट कंप्लीट हो गया, सब चीज हो गया। अब हम एक प्री एजीएम बोर्ड मीटिंग करेंगे। प्री एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग करने से पहले अब हमको एक मीटिंग करना है, बोर्ड मीटिंग करना है। उस बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा? बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा कि हम एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि लाजमी अगर कंपनी में शेयर होल्डर ज्यादा होंगे तो उसका एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट करना होगा। एजीएम की बात करें तो एजीएम के लिए भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में कि जो नोटिस भेजेंगे एजीएम के लिए, कम से कम 21 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए और वो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाना चाहिए, ठीक है। और ये 21 दिन क्या बोलता है? बोलता है कि जिस दिन आप नोटिस भेजोगे उस दिन को आप शामिल नहीं करोगे, और एक दिन जिस दिन मीटिंग होगा उस दिन को भी 21 दिन में हम शामिल नहीं करेंगे। बोलता है क्लियर 21 डेज होना चाहिए। गौर से समझिएगा इसका क्या मतलब है। यानी अगर हमको 23 तारीख को मीटिंग करना है, 23 को मीटिंग करना है तो हमें नोटिस 1 को भेजना पड़ेगा। लेकिन फिर कहता है उसमें एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एक्चुअली आईसीएसआई की है ना, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, तो उसका जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 है वो क्या करता है कि अगर बाई पोस्ट भेजेंगे नोटिस तो 2 दिन और एक्स्ट्रा दीजिए क्लियरिंग प्रोसेस के लिए। यानी 25 को मीटिंग करना है तो हमको नोटिस सर्व 1 को करना पड़ेगा। सर 2 को करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कल के दिन में कोई शेयर होल्डर अगर इस पे ऑब्जेक्शन लिया, कोई अगर क्वेश्चन उठा, आप फंस जाएंगे इसमें। हाँ, अब इसमें है एक और चीज है कि क्या सर हम अगर समय नहीं है मेरे पास, सर थोड़ा सा लेट हो गए हम, है ना, कि थोड़ा सा ऑडिट होने में ही समय लग गया, जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा हम एजीएम के लिए डिसाइड कैसे कर सकते हैं? ये सब चीजों में लेट लतीफी हो गई तो सर क्या हम थोड़ा सा कम दिन पहले नोटिस देकर के एजीएम नहीं करा सकते? इसके लिए भी प्रोविजन है कि शॉर्टर नोटिस पे भी एजीएम कराया जा सकता है, तब जब आपकी कंपनी में जितने शेयर होल्डर हैं उसमें से 95% लोगों का कंसेंट ले ले, सम्मति ले ले कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शॉर्टर नोटिस पे एजीएम कराने से। तो शॉर्टर नोटिस पे एजीएम फिर कैसे होगा? शॉर्टर नोटिस के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, देयर इज नो एनी शॉर्टर टाइम पीरियड डिफाइंड अंडर द एक्ट। यानी कि हम ऐसे केस में 95% लोगों से अगर कंसेंट ले लेते हैं, ऐसे केस में हम 1 दिन पहले भी नोटिस देकर के मीटिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एजीएम जब हो जाता है, एजीएम में 4 ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि मैंडेटरी है हर एजीएम के लिए। अब इस एजीएम में होता क्या है? सबसे पहला काम अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो ऑडिट हुआ आपका जो अकाउंट है, वो तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि वो एजीएम में अप्रूव नहीं हो जाता है। तो सबसे पहला एजेंडा एजीएम का यही होता है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ऐसे डिविडेंड कितना देना है ये अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है, डिसाइड वो करेंगे। लेकिन उस डिविडेंड को जब तक अप्रूव इस एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं किया जाएगा वो फाइनलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी डिक्लेरेशन होगा, उसका भी फाइनलाइजेशन होगा। तीसरा चीज है कि अगर किसी को डायरेक्टर आप बनाना चाहते हैं कंपनी में तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी इसी मीटिंग में होगा। और लास्ट है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, है ना। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जैसे हम बोल रहे थे फर्स्ट ऑडिटर, तो फर्स्ट ऑडिटर अब इस मीटिंग में क्या होगा, उनका समय पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब या तो आप उन्हीं को सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं या किसी दूसरे को चाहते हैं तो आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के केस में ध्यान रखना है, अगेन एक फॉर्म फाइल करना होता है, दैट इज एडीटी 1। फर्स्ट ऑडिटर के केस में एडीटी 1 फाइल करने के लिए समय 30 दिन है।
लेकिन यहाँ पे एडीटी 1 फाइल करने के लिए समय 15 दिन है। मतलब एजीएम होने से 15 दिन के अंदर एडीटी 1 हमको फाइल कर देना है। लेकिन अब जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे, अब इनका जो टेन्योर होगा वो 5 साल होगा, है ना, 5 साल होगा। यानी कि अब फिर 5 साल तक आपको कोई एडीटी नाम का फॉर्म फाइल नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस बीच में ऑडिटर साहब रिजाइन करके नहीं चले जाए, है ना। अगर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अराइज नहीं हो जाए, है ना, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक वो ऑडिटर 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे। फिर 5 साल पूरा होने के बाद हम देखेंगे कि उनको कंटिन्यू आगे करना है। इसके लिए भी कंडीशन है ना, जिसमें हम ज्यादा डीप में जाना नहीं पसंद करते। तो इतना सारा चीज हो गया कि ऑडिटर का हो गया, एजीएम हो गया। अब जैसे ही आपका एजीएम कंप्लीट होता है, इसके बाद 3 फॉर्म। एजीएम के बाद एक था कि अगर एडीटी 1 फॉर्म फाइल करना होगा तो 15 दिन के अंदर कर देंगे। इसके बाद है एक जो फॉर्म होता है एओसी 4। एओसी 4 आपका जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होता है उससे 30 दिन के अंदर आपको एक फॉर्म एओसी 4 फाइल करना होता है। अगर आप 30 दिन के अंदर वो एओसी 4 फॉर्म नहीं फाइल किए तब क्या? ध्यान रखे बात, ये बड़ा ही खतरनाक फॉर्म है एमसीए का, एओसी 4 और एमजीटी 7। हर दिन के हिसाब से 100 रुपए फाइन है। अगर एओसी 4 की ड्यू डेट अगर मान ले 30 अक्टूबर है, अगर 30 अक्टूबर को हमने फाइल नहीं किया तो जितना दिन लेट होगा हर दिन के हिसाब से 100 रुपए फाइन लगना स्टार्ट हो जाए। फिर जिस दिन एजीएम हुआ है, एजीएम से 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर एक फॉर्म है एमजीटी 7, ठीक है। उस एमजीटी 7 फॉर्म को 60 दिन के भीतर हमको फाइल कर देना है। 60 डेज। दोनों में फर्क क्या है? एओसी 4 जो है उसमें अकाउंट का इंफॉर्मेशन जाता है, जो भी आपका फाइनेंशियल होता है पूरा इंफॉर्मेशन उसमें जाता है। एमजीटी 7 की बात करें हम तो एक कंपनी का एनुअल रिटर्न होता है, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी ने क्या बिजनेस किया, कोई डायरेक्टर आए हैं गए हैं, है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्राइस कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, मेंबर कौन है, किसके पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ये तमाम सारी जानकारी एमजीटी 7 में रहती है। तो एमजीटी 7 कंपनी का एनुअल रिटर्न है और एओसी 4 है ना अकाउंट का स्टेटमेंट है, अकाउंट का जो इंफॉर्मेशन होता है वो जाता है। एओसी 4 एजीएम से 30 दिन के भीतर और एमजीटी 7 60 दिन के भीतर। इस दोनों फॉर्म का जो भी ड्यू डेट होगा, अगर हम ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करते हैं, ध्यान रखे बात, दोनों फॉर्म के लिए 100 रुपए पर डे फाइन है, 100 रुपीज पर डे फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 2 महीने अगर आप डिले करते हैं तो एक फॉर्म का 3000 है ना, 3 3 से 12000 फाइन लगेंगे, ठीक है। हाँ, लेट फी मतलब जो भी है वो लगेगा आपको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक है कहीं ना कहीं। बहुत सारे मैंने कंपनी को ऐसे कंपनी को देखा है जो 50,000 कमाया नहीं है और उनको ये एओसी 4 और एमजीटी 7 फाइल करने के लिए 1 लाख 1.5 लाख का फाइन पड़ता है। तो मतलब ये है कि अगर हम मात्र 400 है ना, हमारा कहना है कि अगर जो छोटे मोटे जितने सारे कंपनी है उनका चालान का फीस मात्र 400, तो बेहतर है कि समय से हम उस फॉर्म को पढ़ दें। तो ये कहानी है कंपनी का, है ना। यही बेसिक चीज जो मैंने डिस्कशन किया है, आपको हर साल ध्यान रखना है कि डायरेक्टर का केवाईसी जरूर करते रहे, है ना, और अपना अकाउंट वगैरह बन गया, अकाउंट कंप्लीट हो गया, एओसी 4 और एमजीटी 7 कंपनी के रेस्पेक्ट में कभी भी ना भूले। दूसरा चीज है इवेंट बेस्ड पे बहुत सारे काम होते हैं कंपनी में, जैसे डायरेक्टर का आना जाना, ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाना, शेयर का अलॉटमेंट करना। तो ये सब इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है, जब आप ऐसा करेंगे आपको करना पड़ेगा। जनरली जो फॉर्म फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, जनरली अगर हम बात करें एमसीए में तो 30 डेज है मैक्सिमम। फॉर्म का ड्यू डेट 30 डेज ही है, चाहे चार्ज क्रिएशन हो, मतलब मैक्सिमम 30 डेज ही है। डिपॉजिट का हो, सब चीज लगभग 30 दिन है, कुछ है एक्सेप्शन होंगे, बाकी मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो अगेन वो लेट फाइन आपका बढ़ जाएगा। तो ये हमको कंपनी के रेस्पेक्ट में इतनी सारी चीजों को ध्यान रखना है। अगर कंपनी से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम चाहेंगे हम लोग बात करेंगे। एक दो चीज जैसे इन्होंने कहा है ना कि अपनी एक बात तो जिन्होंने नहीं बताई शायद, कि आप अगर चाहें कि ऑडिटर को हम बदल दें अपने क्या, वो विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर आप नहीं, वो जब तक हटेगा नहीं आप उसको जबरदस्ती नहीं हटा सकते। एनओसी चाहिए होगा, ये ऑडिटर के एनओसी भी चाहिए होगा सर, और उसमें एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल भी है। मतलब एक एडीटी 2 वाले फाइल करके अप्रूवल लेना होता है। मतलब हाँ, एक्चुअली हम गए नहीं उतना मतलब वो क्या है। और दूसरा एक चीज मेरी समझ से जरूरी है कि जो भी निर्णय आप लेते हैं, जो बोर्ड मीटिंग करते हैं, उसको
बाकायदा लिखना होगा और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइन करके चेयरमैन को साइन करना होगा, मिनट बुक को अपडेट रखना होगा, बिकॉज दैट इज द डिसीजन मेकिंग पुस्तिका। तो वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन जब भी एविडेंस वही होगा कि आपने यही डिसीजन किया। तो मेरे ख्याल से ये भी एक जी, जैसे सर अभी बताएं कि मिनट्स बुक एक्चुअली जो भी हम प्रोसीडिंग करते हैं, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, उसमें जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी रिजोल्यूशन पास किए गए, है ना, इसके लिए हर कंपनी को, है ना, मिनट्स बुक बना के रखना है। ये सेक्शन 118 जो है कंपनी एक्ट का, वो बोलता है कि मिनट्स बुक बनाना ही है। अगेन ये ऑप्शन नहीं है। अगेन पता नहीं कितने लोग करते हैं, पता नहीं, हमको भी नहीं पता है। और एक स्टैट्यूटरी इसमें रजिस्टर भी होता है। जब सर बोले मिनट्स बुक, तो एक स्टैट्यूटरी रजिस्टर भी होता है। स्टैट्यूटरी रजिस्टर का क्या मतलब है? कंपनी में डायरेक्टर कौन है, कंपनी में शेयर होल्डर कौन है, ये तमाम सारे चीजों को हमें मेंटेन करके अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। और ध्यान रखिए बात, अगर हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट तो 8 साल तक हमको रखना पड़ता है, लेकिन अगर मैं कंपनी के मिनट्स बुक की बात करूं तो कंपनी का मिनट्स बुक कंपनी को लाइफ टाइम प्रिजर्व करके रखना है। यानी कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जब से बनी होगी तब से लेके अभी तक का सारा मिनट्स बुक उनके पास होगा। 8 साल के बाद आपका अकाउंट आपसे कुछ पूछने नहीं आएगा अनटिल अनलेस आपने कुछ फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो मिनट्स बुक लाइफ टाइम मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो यही सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप शुरुआत दिनों से ही अगर आप अवेयर रहेंगे तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आप आराम से इसको अपडेट करके रख सकते हैं। दिक्कत तब होती है कि हमने 4 साल 5 साल तक मेंटेन ही नहीं किया, तो 4-5 साल के बाद हम देखने जाएंगे कि पिछले 5 साल में हम क्या किए थे, आपको याद ही नहीं आएगा कि एजेंडा क्या पास किए थे। फिर हो सकता है कि कुछ रिजोल्यूशन पास हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास हुए थे, लेकिन आपसे स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, ठीक है। इनमें कुंदन जी, हमारे कंपनी सेक्रेटरी से संबंधित अगर किन्हीं भी मेंबर्स का कोई क्वेश्चन हो तो हमको लगता है कि अभी हम लोग क्लैरिफाई करते चले। आप पूछिए, 1 बाय 1 पूछिए। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि कुंदन जी थोड़ा बताइए कि अगर हम नए ऑडिटर लाने वजह पुराने ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करें, उसका भी एडिटिव वन फॉर्म है क्या? राइट, जब जब अपॉइंटमेंट होगा एडिटिव वन, हाँ, रिमूवल के केस में जैसे सर बताया, एक तो कंसेंट लगेगा, है ना, DMC लगेगा, हाँ, हाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, है ना, एडिटिव 2 सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लगती है सर, जब तक अप्रूवल नहीं हो क्यों हटा रहे हैं, स्पेशल नोटिस देना होता है, मतलब हटाने का जो प्रक्रिया है ऑडिटर का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर, ठीक है। ठीक है। बट हाँ, अगर वो ना करे तो सपोज वही खोल रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अच्छा, और एक बात हाँ, और एक बात है कि एजीएम में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, राइट, न्यू डायरेक्टर, ठीक है, और इन केस रेजिग्नेशन या कोई ओल्ड डायरेक्टर को अगर आप रिमूव करना चाहते, सपोज यू वांट टू रिमूव वन डायरेक्टर, ही इज नॉट फंक्शनल, यू वांट टू इंक्लूड अनदर, आप किसी और को इंक्लूड करना चाहते हो, तो आपको क्या 2 डायरेक्टर का कंसेंट लगेगा कि हाउ इज व्हाट इज द प्रोसीजर? ऐसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट मैंने डिस्कशन कर रहा था कि जीएम में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ना, डायरेक्टर अपॉइंट करने का जो अधिकार है केवल शेयर होल्डर को है, केवल शेयर होल्डर को है। अगेन इसका एक्सेप्शन है, एक सेक्शन 161 है ना, उसमें 4 सब सेक्शन एक्चुअली, तो उसका एक्सेप्शन है। तो बोलता है कि एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी एंड नॉमिनी डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ध्यान रखिएगा, 4 जो मैंने नाम लिया है केवल यही 4 डायरेक्टर बोर्ड के द्वारा अपॉइंट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हम जनरल देखें सर, अगर किसी भी कारण से अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, मान लेते हैं, है ना, तो आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इनका टेन्योर फिक्स होगा। जैसे ही एजीएम आएगा, अब फिर उस एजीएम में क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर होंगे उस शेयर होल्डर क्या करेंगे, उनको या तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। यानी कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने का जो अधिकार है शेयर होल्डर का अधिकार। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा, रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर आल्सो शेयर होल्डर, हाँ शेयर होल्डर, यस, वही एक्सेप्ट करेगा, वही करेगा, ठीक है। दूसरा बात है कि जैसे इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे कि सर अगर डायरेक्टर किसी कारण से किसी कंपनी में, जैसे अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें 2 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से अगर रिड्यूस हो गया सर कि 2 से 1 हो गया, है ना, मान लेते हैं कोई भी कारण हो, वो डेथ हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, कुछ भी है, तो सर कितने दिन के अंदर डायरेक्टर जो लिमिट है मिनिमम वो पूरा हो जाना चाहिए? टाइम 6 मंथ है, 6 महीने के अंदर
आपका जो डायरेक्टर का लिमिट है प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 और पब्लिक केस में मिनिमम 3, ये हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं होगा। पूरे कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है, ठीक है, और यही मात्र ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस है जिस केस में शेयर होल्डर पे लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। गौर से सुनिएगा, पूरे कंपनी एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आप शेयर होल्डर के अधिकार को वंचित कर सकते हो या शेयर होल्डर पे आप लायबिलिटी इंपोज कर सकते हो। एक ही जगह पे लिखा हुआ है। यही वो सीन है कि अगर 6 महीने के अंदर जो मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स है, सेक्शन 165 की मैं बात कर रहा हूं जहां पे डायरेक्टरशिप की बात है, तो अगर रिड्यूस हुआ और 6 महीने में नहीं हुआ तो जितने सारे शेयर होल्डर होंगे उस 6 महीने के बाद उसमें जो कुछ भी होगा उसके लिए शेयर होल्डर पर्सनली लायबल माने जाएंगे। ठीक है सर, और किसी का कंपनी से कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने अगर कोई नई कंपनी फॉर्म की है उसमें हमने फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टर बनाया है, ओके, शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, एनीवन। अच्छा, साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होगी? ये सब ट्रांजैक्शन के लिए, इस चीज के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए हाँ। साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होगी? देखिए ये तमाम सारी चीजें बोर्ड का मैटर है ना, ये सब डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि उनको किन्हें ऑथराइज करना है। एक बात हम आपसे अगर पूछे, आप अगर कंपनी बनाए हैं अनटिल अनलेस आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप क्या चाहेंगे, किससे करवाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर से करवाएंगे, है ना? तो लाजमी है ना कि हम अगर देखें कि अगर हम अपने सबसे बड़ा मतलब सेगमेंट पे बात करें, फाइनेंस पे बात कर रहे हैं, है ना, मतलब अगर बिजनेस का देखें तो की है ना, बैंकिंग अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार वाला हम किसे देंगे? तो अनटिल एंड अनलेस हमारे पास बहुत लार्ज लेवल पे बिजनेस नहीं चला जाता है, लाजमी है कि आप अपने डायरेक्टर को ही देंगे। हाँ, बहुत दायरा बड़ा होगा, फिर सीएफओ आएंगे, बहुत सारे फिर उसका जो हायरार्की होगा, फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करेंगे, तो किसी को भी डेलीगेट किया जा सकता है। रिजोल्यूशन पास होगा, उस रिजोल्यूशन की कॉपी बैंक में चली जाती है, फिर बैंकर आप जिसको भी ऑथोराइज करेंगे उसका सिग्नेटरी का उस पर साइन रहता है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग होल्डर भी साइन करने का उसको ये होगा, पावर होगा। ये काम जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बोर्ड का अधिकार है, बोर्ड का अधिकार है, इसमें शेयर होल्डर कोई आप सही थी, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टर बनाता हूँ और बाकी सारा काम खुद ही करना है तो साइन किसके पास आएगा? ये चीज बोर्ड के पास। देखिए ये तो कानूनी तौर पर इन्होंने बतलाया, लेकिन अगर कंपनी आपकी है, आपने कंपनी बनाया है, तो हर किसी को 2 सिग्नेचर आप रखें तो 1 सिग्नेचर आप जरूर करें कि आपको पता लगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा। हमको दे दीजिएगा, हम अपने हिसाब से विड्रॉ करते रहेंगे। तो इसलिए एडवाइजेबल है आप लोगों के लेवल पर डेफिनेटली 2 सिग्नेचर रखता है तो 1 सिग्नेचर जरूर आपका। जैसे हम लोग का एसोसिएशन है, हम लोगों ने एक अनरिटन रूल बनाया हुआ है कि ट्रेजरर का सिग्नेचर मस्ट हो, लिखा हुआ कहीं नहीं है। 3 आदमी का सिग्नेचर, 5 आदमी का सिग्नेचर में कोई 2 करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन काम करने के तरीके में हम लोगों ने रखा है कि ट्रेजरर का सिग्नेचर उसमें एकदम मस्ट होगा। अगर कभी नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट का स्पेशल उस पर ये ऑर्डर होता है कि भाई अभी ट्रेजरर आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं हो रहा है तो इनको अलाउ किया। ये मतलब ये है कि जो कंपनी चला रहा है की पर्सन, he could be anybody, he may be a director, may not be a director, so key person must have a hold on signing of checks and एक मेरा रिक्वेस्ट था, इतनी चीज आप बोल दिए हैं, सारे लोग परेशान हो, कंफ्यूज तो नहीं लेकिन परेशान जरूर होंगे, इतना कॉन्फिडेंट हो गए। तो इस सारी चीज को एक सिंगल पेजर पर हम लोग कैलेंडर के टाइप का अगर हम बना के दे दें तो दैट विल हेल्प देम कि ठीक है, दिमाग में रहेगा कि ये करना है। और हमारे किन्हीं मित्रों का क्वेश्चन है, जैसे मिनिमम तो 2 बताया है कंपनी ने, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कंपनी एक्ट में बोलता है 15, बट अगर आप 15 से भी ज्यादा करना चाहते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उस लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन बोर्ड का मैटर है, डिसीजन मेकिंग बेहतर और इजीली लेने के लिए कम से कम लोगों का होना शायद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जितने कम लोग रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ये मटेरियल हार्ट से आप बोलिए, क्वेश्चन करिए अपना। क्वेश्चन के पहले तुमको वेलकम कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद दाढ़ी बढ़ा के नजर आ रहे हो, कैसा काम चल रहा है ये पहले बता दो। थैंक यू सर। सर ठीक चल रहा है सर, गुड, अच्छा चल रहा है, टर्नओवर हो रहा है सर। गुड गुड, वेरी गुड।
प्रश्न करिए आप अपना। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये नॉन डायरेक्टर को इक्विटी देना है, ये हो सकता है क्या? और दूसरा, अगर जिनको इक्विटी देना वो अगर फॉरेन से है तो क्या प्रोसेस होगा? ठीक है, शेयर जो मतलब प्राइवेट कंपनी में जो शेयर अलॉटमेंट का जो प्रोविजन है, ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि राइट इशू करेंगे आप, है ना। यानी राइट इशू के केस में क्या प्रोविजन बोलता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को आपको देना पड़ेगा शेयर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर रीअनाउंस होता है ना। यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने अधिकार रीअनाउंस करते हैं कि हमें नहीं लेना है शेयर, ठीक है, फिर शेयर किसी और को अलॉट होता है। तो इस ऐसे करके नॉन डायरेक्टर का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सिंपल प्रोविजन ये है कि जब भी हम प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को छोड़ करके अगर किसी दूसरे को अगर अलॉट करना चाहते हैं तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनका एक कंसेंट होना जरूरी है कि वो शेयर आपके नहीं ले रहे हैं, तब आप जाकर के थर्ड पार्टी को इशू कर रहे हैं। उसके बाद जैसे अगर आपने फॉरेनर की बात की है ना, तो फॉरेनर है या एनआरआई है? एनआरआई एनआरआई इशू किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एनआरआई आपके कंपनी में शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो फेमा के प्रोविजन है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की जो बात आएगी उसका प्रोविजन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका रिपेट्रिएशन कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंग आप शेयर अलॉट कर सकते हैं। ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि मतलब इक्विटी दे सकते हैं और सारे डायरेक्टर का उसमें नो ऑब्जेक्शन चाहिए, ये बोल रहे हैं आप? डायरेक्टर नहीं, शेयर होल्डर सारे शेयर होल्डर्स का। ओके हाँ, एग्जिस्टिंग जो भी सारे शेयर होल्डर्स होंगे उनका कंसेंट उसमें जरूरत है। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, ये इक्विटी और शेयर में क्या अंतर होता है? इक्विटी और शेयर, इक्विटी शेयर ही होता है। शेयर दो तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है ना। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको एक्चुअली कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। और अगर कंपनी बाइंडिंग अप में जाती है तो बाइंडिंग अप के समय में पहले उनका पैसा दे दिया जाता है, फिर बाद में पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसीलिए उसका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्योंकि उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है दो तरह का, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, सारे लायबिलिटी को चुकाने के बाद जो भी पैसा बचता है सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। और कंपनी में जितने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का काम होता है, जैसे मैंने बात किया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, इस सारा का सारा अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी दोनों अलग अलग हो गए ना फिर? वही इक्विटी शेयर ही वही है ना, एक ही चीज है इक्विटी शेयर। अच्छा, इक्विटी और शेयर मतलब कोई डिफरेंस नहीं है? नो नो, इक्विटी शेयर वही है। ओके, ठीक। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, आप दोनों को अलग अलग करके बोल रहे हैं। अच्छा, हो सकता है। मेरे मित्रों का प्रश्न है, ओके, थैंक यू। अपना नाम बताओ। शशांक शेखर। शशांक सर, जैसा आपने बताया कि डायरेक्टर इज नॉट बाउंडेड टू बी अ शेयर होल्डर, बट अ शेयर होल्डर कैन बी अ डायरेक्टर, राइट? तो अगर शेयर होल्डर कोई डायरेक्टर नहीं है तो व्हाट्स द प्रोसीजर टू बी द डायरेक्टर? बनने के लिए शेयर होल्डर को डायरेक्टर बनने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करें? बस सिंपल है, शेयर होल्डर अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे, सारे शेयर होल्डर को नोटिस आएगी, सारे शेयर होल्डर को नोटिस दी जाएगी, जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ऑर्डिनरी से मतलब ये है कि मोर देन 50% फेवर में होने चाहिए, फिर वो डायरेक्टर बन जाएंगे। जिस दिन बनेंगे, जिस दिन एजीएम करेंगे, मतलब जिस दिन जनरल मीटिंग करेंगे उससे 30 दिन के अंदर में DIR 12 फॉर्म होता है, ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट हो, रिजाइन करे, रिमूव हो, सब चीज के लिए यही फॉर्म जाता है DIR 12, ठीक है। तो फॉर्म फाइल कर देंगे, बस आपका एमसीए पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा ना 30 दिन में। थैंक यू। ये सवाल आपने क्यों किया सर? क्योंकि अभी जैसे कि कुछ कंपनी फॉर्मेशन में मेरे फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने क्या किया कि दे पुट द मनी एज अ इन्वेस्टर, तो वहां पे वो शेयर होल्डर बन चुके हैं, बट दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज टू बी द डायरेक्टर एट दैट प्लेस, क्योंकि वो कुछ सर्टेन परसेंटेज के बने, सपोज 15% के, बट रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स आर नॉट विलिंग टू टेक देम एज अ डायरेक्टर। वो कुछ पब्लिक कंपनी में है रूल की इतना परसेंट शेयर होल्डिंग नहीं तो 10% से ज्यादा है ना, उसमें सर एक्चुअली सेक्शन 100 आ जाएगा, जो रिक्विजिशनिंग वाला जो प्रोविजन है ना कि रिक्विजिशन कैन आल्सो डिमांड फॉर द एजीएम। तो ऐसे केस में जो जैसे 10% से ज्यादा होल्डिंग तो इनका है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी से, ठीक है,
और रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उनके रिक्वेस्ट के आधार पे कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी, है ना, और फिर उसका नोटिस वगैरह सारे शेयर होल्डर को जाएगा, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग सर वो प्रोविजन। अगर नहीं करना चाह रही है कंपनी तब, है ना। और किन्हीं का कंपनी लाइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर हो, कुछ क्वेरी हो। ऑनलाइन में कुछ लोग हैं, प्रभात कोई है क्या? पूछिए तो। बेसिक लेवल पे है मेरा मनीष है सर। स्टार्टिंग में स्टार्टअप के मैक्सिमम शेयर होल्डर कैसे गेन, मैक्सिमम शेयर होल्डर कैसे गेन करना है? क्या आप चाहते हैं कि मेरे कंपनी में ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर हो शुरुआती दौर में? मींस अगर प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो मैक्सिमम शेयर होल्डर नहीं होनी चाहिए। डिपेंड अपॉन ये सब एक्चुअली मतलब हाँ, ये सब एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस क्या है ना, उस पे क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, और जो आपके शेयर होल्डर है या जो आपके इन्वेस्टर है उनकी कैपेबिलिटी क्या है। मान लीजिए कि हमारे कंपनी में 50 लाख की जरूरत है, और अभी जो एग्जिस्टिंग जो प्रोमोटर्स हैं या जो इन्वेस्टर है उनकी कैपेसिटी 5-5 लाख रुपए है, जरूरी है कि हमें ज्यादा शेयर होल्डर बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है नीड्स ऑफ द कैपिटल। ओके बीएसई में लिस्टेड कब होगा सर? ये एक्चुअली एक अलग प्रोसेस है ना, थोड़ा सा बाद में पूछे इन चीजों पे तो डिस्कशन ज्यादा अच्छा होगा। लिस्टिंग के लिए पहले स्केल अप करिए। टाइप का आप will advise you, we'll take you to the श्लोक, हाँ, we'll do it, श्लोक। चलो आपको ले चले। डोनेशन रिसीव कर सकते कि नहीं? डोनेशन नो नो ओनली सेक्शन 8 कम कैसे कर सकते डोनेशन? डोनेशन किस लिए दिया जाता है? जैसे हमारा हेल्थ का प्रोग्राम है हाँ। जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कर रहे हैं अच्छा, एक खास प्रोग्राम के अंदर। उसमें कुछ एक कंपनी है जो कि डोनेशन देना चाहती है, हाँ, तो क्या हम इसके लिए है कि नहीं? आपके कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्थ है, क्या मतलब बिजनेस या चैरिटी? बिजनेस है। कैसे हो सकता है? नहीं समझ बिजनेस के केस में डोनेशन नहीं होता नहीं हो है, सकता केस है। में डोनेशन इसके लिए स्पेशल सेक्शन 8 कंपनी है, चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, उसमें रजिस्टर्ड। अब हालांकि डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए भी सीएसआर 2 आ गया। आपका सवाल जो है इतने में ये एडवाइस नहीं देंगे, उसके लिए फी अलग से दीजिएगा तो एडवाइस मिल जाएगा। नहीं, वैसे नहीं नहीं मतलब ऐसा नहीं है, एकदम Actually, ब्लैंकेट नो नहीं कहिए, है। जस्ट ब्लैंकेट नो नहीं है। वे आउट हर चीज का हो सकता है, कैसे होगा वे आउट थोड़ा समझ कर। प्रतीक जी आप ऑनलाइन में हैं, कुछ तक आएंगे प्रतीक? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक अगर इफ समवन मतलब अगर कोई समवन इज फंडिंग और मुझे उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं लाना है, so shall I keep them like below 9%? Is it something like that? हाँ, मतलब जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, इनका क्वेश्चन है कि अगर मैं किन्हीं को अपने बोर्ड में शामिल नहीं करना चाहता हूँ लेकिन उनको शेयर 9% या उससे कम देना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? क्या आपका क्वेश्चन यही है? हाँ, मतलब टू बी स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं चाहता हूँ कि वो आए, बट लाइक व्हाटएवर दे आर इन्वेस्टिंग तो मैं उस हिसाब से उनको एक इक्विटी बेस पे रखूं, लेकिन मैं 9% के नीचे, मतलब मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को नहीं लाना है तो वी शुड कीप देम बिलो 9%। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कितना देना है नहीं देना है, ये आपका और उनका म्यूचुअल कंसेंट है, ठीक है। आप 1% भी दे सकते हैं, है ना, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। सर जैसे सर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डिसीजन मेकर में आते हैं एंड दे आर आल्सो लाइक काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल द डिफरेंसेस व्हाट यू सेड कि डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर्स इक्विटी जो आप बता रहे थे अभी, तो सर वो फिर व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस? अगर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन आते हैं और जो स्पॉन्सर्स रहते हैं उनको किस हिसाब से बस इक्विटी बेस्ड पे कैसे, लाइक यू सेड ना कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं लेकिन हर स्पॉन्सर्स जरूरी नहीं है वो डायरेक्टर रहे, हाँ, राइट? तो वही है। मुझे जो कुछ स्पॉन्सर्स हैं मैं उनको नहीं चाहता हूँ कि वो डायरेक्टरशिप में है, तो उसका एक्चुअली पैरामीटर्स क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है सर। देखिए आपका सवाल ये है कि आप उनसे पैसा तो लेना चाहते हैं, डायरेक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, तो अगला तैयार अगर इसके लिए है कि हम पैसा देंगे और डायरेक्टर न बनेंगे तो ठीक है। अगर वो कहता है कि हम पैसा देंगे तो डायरेक्टर जरूर बनेंगे, तो अब यू हैव टू टेक ए कॉल।
तो सर लेकिन इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, मतलब 9%, 8% ऐसा कुछ रूल नहीं है मतलब? कोई नहीं, पब्लिक ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितना परसेंट देना है, नहीं देना। ओके ओके। सर मेरे एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है जो टाउनशिप बनाना चाहती है, तो हमारा कोई प्रोजेक्ट है, तो हमारा बिल्ड अप कैपिटल क्या होना चाहिए? क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो 250 करोड़ का है। अच्छा, तो हम कंपनी खोलते हैं तो बिल्ड अप वैल्यू क्या डालें उसमें? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ऐसा कोई लिमिट होता है क्या? देखिए जैसा कि कंपनी बनाने के लिए अगर हम बिल्ड अप कैपिटल की बात करें, तो कंपनी बनाने के लिए कोई भी आज के दिन में, जब से कंपनी से 2013 है, अब किसी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नाम का कोई चीज नहीं रहा। जब 1956 था तो जरूर ऐसा था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना जरूरी था, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप 5 लाख होना जरूरी था। लेकिन आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो 5,000 के पेड अप कैपिटल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट अलग बार है उस पे, तो ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है कि कितना होना चाहिए, राइट। अब जैसा आपने बोला कि 250 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट होगा, राइट, तो अगेन अब एक कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है कि जब अब इन चीजों में भी आएगी चीजें कि 250 करोड़ फंडिंग का हम कहाँ से लाएंगे पैसा, इक्विटी बेस्ड फंड होगा, डेट बेस्ड फंड होगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का जो होता है, इसमें बहुत सारे फाइनेंस की थ्योरी भी है ना, ये डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशन क्या है ना, और आप कहाँ से ले सकते हैं। तो इसका स्टैटिक जवाब देना शायद मुश्किल है ना, ये डिपेंड करता है कि उस समय क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा ऐसा भी है कि मान लो सर मेरे पास बैकअप है, हाँ, मेरे पास लैंड भी है, पैसा भी है, अब हम नई कंपनी शुरुआत करके उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपने 0 या 1 लाख रुपए डालकर कंपनी स्टार्ट की, आप 200 करोड़ का काम कैसे करें? अब वो तो क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे करें? आ जाएगा ना, क्वेश्चन तो आएगा ही सर। हमारा कहना है कि अगर 1 लाख पेड अप कैपिटल है कंपनी का, और हम अगर पूरे ना तो कहीं से लोन लिए है ना, और बड़े बड़े टाउनशिप बना करके खड़ा कर दिए, तो क्वेश्चन तो आएगा ना कि पैसा कहाँ से है। लोन भी होगा, लोन भी होगा। तो देखिए इसमें बता देता हूँ ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे 250 करोड़ का आपका वर्क मिला, एट अ टाइम 250 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे जैसे आप फेज वाइज काम करते जाएंगे वैसे सबको पेमेंट भी आते जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपको इनिशियल कितना कैपिटल चाहिए इनिशियल वर्क करने के, है ना। तो अब सपोज कि आपका पहला वर्क करते हैं 50 लाख रुपए का करते हैं, ठीक है, तो 50 लाख में आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए। अब बैंक के पास भी जाएंगे तो बैंक आपको क्या करेगा, मार्जिन मनी देखेगा, आपको प्रोमोटर्स को मार्जिन मनी लाने, एटलीस्ट 20% तो आपको मार्जिन मनी देने होंगे। तो अगर 50 लाख का भी आप लोन लेते हैं तो 20% कितना हो गया, 10 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपए की इनिशियल आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमें इनिशियल कैपिटल की कितनी जरूरत है ना, और बैंक से और फाइनेंस कितना हो रहा है। तो जितना बैंक के पास फाइनेंस कराने के लिए जाएंगे उसका एटलीस्ट 20% आपको चाहिए, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्लियर है, सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्लियर है। ऐसा है, सीए साहब बोल रहे हैं 20% में, हमको 20% में अगर ये पैसा दिला दें तो हम 100 करोड़ अभी लेंगे। तो ये मजाक के लिए मैंने कहा 20% तो आज के दिन नहीं मिलता है। लेकिन आपका सवाल ये है कि अगर 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात आप सोच रहे हैं, तो इतने लोगों के बीच में बैठ के ये बात करें, 1 to 1 आप बात कीजिए, क्योंकि ये इसे आइदर आप मजाक कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं तो यू हैव टू बी इन कैमरा, अलग से बैठिए, बात कीजिए, समझिए, क्योंकि बहुत इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, कितना व्हाइट मनी है, ब्लैक को कैसे व्हाइट करेंगे, एंड ऑल सच थिंग्स, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आप इससे अलग से बात कर लीजिएगा, ये फोरम उसके लिए नहीं है। और ऑनलाइन कंपनी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, कंपनी लॉ से रिलेटेड? मैं आप लोग से पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं आप लोग से पूछता हूँ कि मिनट बुक है क्या? आप लोगों ने सुना मिनट बुक में जितना भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होता है उसको नोट डाउन किया जाता है और फिर सब कुछ सिग्नेचर। अच्छा, तो सही है। और कौन बताएंगे मिनट बुक क्या है? एजेंडा ऑफ द मीटिंग सही है। देखिए कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। कंपनी को कोई सुमोटो डिसीजन नहीं लेती, तो जो भी वर्क अगर कंपनी में करना होगा वो कलेक्टिव डिसीजन किसके, डायरेक्टर्स के, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी कलेक्टिव डिसीजन होगा
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे और वो जो मीटिंग्स का जो प्रोसीडिंग्स होगा, क्या डिसीजन, क्या एजेंडा था, क्या निर्णय लिए गए, क्या डिसीजन लिए गए, वो सारे मिनट बुक्स में दर्ज होंगे। ठीक है। और जब आप ऑडिट कराने के लिए जाएंगे तो जो ऑडिटर्स होंगे उस मिनट बुक के बेसिस पे आपका देखेंगे कि ये डिसीजन आपका उसमें लिया गया है कि नहीं लिया गया, ये जो आपकी एक्टिविटीज है वो बीओडी के हिसाब से है या नहीं है, एजीएम के हिसाब से है या नहीं। ठीक है। अब साल भर में कितने बीओडी करने होते हैं? मिनिमम साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट उन्होंने बता दिया कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर फर्स्ट बीओडी करना है। ठीक है। जिसमें आपकी जो भी चीजें हैं जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, जो भी है उनका फाइनेंशियल ईयर का अडॉप्शन, पैन का अडॉप्शन, जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका अडॉप्शन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का अडॉप्शन, ठीक है, पैन नंबर, टैन नंबर, जितने भी तरह के आपके पास हैं वो सारे के अडॉप्शन लेने वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। आफ्टर देन हर कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग साल भर में करने होते हैं मिनिमम, हर क्वार्टर में एक बीओडी करना होता है, दैट इज मैंडेटरी। अब चलते हैं ऑडिट्स के ऊपर। हर एजीएम में ऑडिटेड ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो ऑडिट किसी सीए से होना चाहिए, ये भी जरूरी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हर आपको पहले एडिटिव फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, आप प्रेजेंट चाहे तो उनको फिर आप रेगुलाइज कर सकते हैं या फिर नए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब जब ऑडिट के लिए आपने ऑडिटर के अपॉइंटमेंट कर लिया तो जो ऑडिट कराने के लिए जाएंगे तो आपसे क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे। ठीक है। क्योंकि जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा ऑडिट नहीं हो सकता। और ऑडिट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे नहीं होता है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट आपके कंपनी लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, आपके इनकम टैक्स के हिसाब से होनी चाहिए और आपके जीएसटी लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। साथ साथ जो ईएसआई है, पीएफ है एंड अदर लॉ है उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। ठीक है। कंपनी लॉ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसमें कहता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल सिस्टम पे होने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल सिस्टम पे मेंटेन होना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में जनरली 2 तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, एक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है और एक एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है। ठीक है। अब एक्रूअल और कैश क्या है? एक्रूअल है कि जैसे ही कोई आपका इनकम या एक्सपेंडिचर, आपने कोई ऐसा काम किया कि आपका इनकम एक्रू हो गया लेकिन भले ही आपको रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री ले लेनी। इसी तरह से कोई भी एक्सपेंडिचर, जैसे आपने रेंट किराए पे ले लिया, इस महीने का रेंट ड्यू हो गया है, आप भले ही आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, ये आपका रेंट लायबिलिटी है, एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसको कहते हैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आपका एक्रू हो गया है, लायबिलिटी एक्रू हो गया है, एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया है, इस बेसिस पे आपको अपने बुक्स में अकाउंट्स में एंट्री लेना है। सैलरी, हम स्टाफ रखे हुए हैं और इस महीने का अगर जनवरी महीने का सैलरी ड्यू हो गया है, जनवरी के 31 तारीख को सैलरी ड्यू हो जाएगा, भले ही आप उसकी 7 तारीख को पेमेंट करते हैं, अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, लेकिन जनवरी महीने की सैलरी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस पे ले लेनी। ठीक है। ये हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम में जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं लेंगे जब तक उसको पेमेंट नहीं करेंगे या रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी एक्ट में आपको मैंडेटरी जो है वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज आता है? तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वाउचर्स, वाउचर्स नाम सुने आप लोग? वाउचर्स, मनी रिसीप्ट,
कैश बुक, लेजर, जर्नल, इन्वेंटरी रजिस्टर, इसके अलावा फिक्स एसेट्स रजिस्टर और बाकी जो शेयर होल्डर बताएं आपको शेयर होल्डर रजिस्टर, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वाउचर्स के ऊपर। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है कि जब दो ट्रांजैक्शन होता है, जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, आप और आप किसी दूसरे के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदे तो उसमें ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे आप क्रेडिट पे खरीदें या कैश पेमेंट पे खरीदें या नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू करें, ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसके साथ क्या होना चाहिए, आपके बिल्स होनी चाहिए। 100 रुपया से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके बिल एंड वाउचर की जरूरत पड़ती है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ये जो आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो आपके वाउचर्स में रिकॉर्ड होंगे और उस वाउचर्स के बेसिस पे आपका डे टू डे कैश बुक लिखाएगा। आज सपोज कि आप पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरवाए, आपने स्टेशनरी आइटम परचेज किया है ना, आपने ऑफिस पर्पस के लिए चाय कॉफी मंगवाया, स्टाफ वेलफेयर को कोई काम किए या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं वो आपके सारे वाउचर्स में रिकॉर्ड होंगे और वाउचर्स के बेसिस पे कैश बुक लिखाएगा। ठीक है, अब डे टू जब आपका कैश बुक लिखाएगा, साथ साथ उसके साथ आपके लेजर भी मेंटेन होंगे। तो हमारे यहाँ जनरली अभी जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो टैली है, बहुत पॉपुलर जो है सॉफ्टवेयर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने के लिए वो टैली। कुछ लोग बीजीबी लिखते रखते हैं और कुछ मैक्सिमम लोग टैली रखते हैं। तो आप जब वाउचर की एंट्री टैली में करेंगे तो उससे ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको जनरेट होती जाएंगी, कैश बुक भी जनरेट होगा, आपका लेजर भी जनरेट होगा। ठीक है, आप पूरे साल जब आप किसी पर्टिकुलर डेट में जब एंट्री करने के बाद आप देखेंगे तो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट उसमें से आएंगे, कितना मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो जब पूरे साल भर के हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके बेसिस पे हमें फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है, उसके बेसिस पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस क्या दिखाता है, आपने जो टर्नओवर किया, आपने जो वर्क किया, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ। प्रॉफिट है तो क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है या हमें और काम करने की जरूरत है, लॉस है तो क्यों लॉस है। ठीक है, बैलेंस शीट ये शो करता है कि पर्टिकुलर डेट पे आपकी क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटी है। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे आपको कितना एसेट्स आपने फंड किया, कितना एसेट्स क्रिएट किए, क्या लायबिलिटी आप क्रिएट की, वो सारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको इनकम टैक्स का भी ध्यान रखना है। जो आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से मेंटेन है कि नहीं। हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन 48 कहता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 100% एक्सपेंडिचर इससे लागू हो जाएगा। कोई एसेट्स अगर आप कैश में खरीदे हैं 10,000 से ऊपर, उसकी डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10,000 से ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर आपको कैश में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दैट एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। तो अगर जैसे कुछ खरीदा या उसका तो बिल मिलता है ना, बिल मिलता है, लेकिन वो बिल आपको अगर 10,000 से ऊपर का बिल है तो आपको नेफ्ट, आरटीजीएस या चेक से पेमेंट करना है, न कि कैश में करना है। या दैट इज मैंडेटरी। अगर सपोज आप लैपटॉप खरीदते हैं 25,000 रुपए का, तो दैट शुड बी पेड आइदर थ्रू नेफ्ट, आरटीजीएस या अदर बैंकिंग। और
अगर कैश से खरीदा है देन फिर क्या करेंगे? वो डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा डिप्रिसिएशन का। बुक्स में आप जब डिप्रिसिएशन है जैसे अलाउड होता है वो आपको नहीं अलाउड होगा, ठीक है। इन दैट केस फिक्स एसेट्स के केस में आप डिप्रिसिएशन लूज करेंगे और एक्सपेंडिचर के केस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में आप जो है एक्सपेंडिचर लूज करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि जब हम किसी से पेमेंट रिसीव करेंगे तो एक आदमी से यानी वन पर्सन, वन डे, वन इवेंट एंड वन ओकेजन, ठीक है, 1,99,999 रुपया से ऊपर यानी 2 लाख रुपया नहीं पहुंचना चाहिए। 1,99,999 रुपया से ऊपर हम कैश में रिसीव नहीं कर सकते। कितना बताया? रिसीव कितना? 1,99,999 यानी 2 लाख से नीचे नहीं रिसीव कर सकते हैं। अगर गलती से रिसीव कर लिए तो उतना ही इक्विवेलेंट पेनल्टी है। अगर 2 लाख रिसीव किए तो 2 लाख रुपया पेनल्टी है। इससे ऊपर बोले सर, 2 लाख से ऊपर, 2 ऊपर लाख से नीचे मैक्सिमम लिमिट अलावा, कैश, ठीक है। उसके ऊपर इक्विवेलेंट पेनल्टी। सपोज आपने कंपनी बनाया, ठीक है, जो शेयर होल्डर हैं, जो शेयर सब्सक्रिप्शन मनी दे रहे हैं, आपको कैश में दे दिए। 5 लाख आपने कंपनी बनाया, 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर 2.5 लाख रुपए आपको कैश में दे दिए, दैट इज नॉट अलाउबल। उतना ही आपको पेनल्टी लग जाएगा कंपनी, ठीक है। एक है। तीसरा इनकम टैक्स पॉइंट में, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या देखना है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको देखना है कि टीडीएस के परव्यू में आता है कि नहीं आता है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में प्रोविजन दिया गया है पेयर्स के ऊपर। कुछ सर्टेन केसेस में रिसीवर के ऊपर है, उसको टीसीएस करते हैं, लेकिन जनरली जो है पेयर्स के ऊपर टीडीएस का ऑब्लिगेशन दिया गया है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपको देखना है तो टीडीएस के अंतर्गत वो एक्सपेंडिचर है या नहीं है। अगर है तो आपको टीडीएस भी काटना है और उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना है। कितने दिन के अंदर? विदिन 7 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जनरली जो टीडीएस का जो डिडक्शन है वो सर्विसेज नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं उसके ऊपर लगता है। सर्विस नेचर क्या होगा? जैसे आपने किसी प्रोफेशनल को हायर किया तो प्रोफेशनल के केस में लिमिट है, पूरे साल भर में या वन टाइम 30,000 एंड अबव देते हैं तो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना है। इसी तरह से आप रेंट, अगर आप कोई प्रीमाइसेस रेंट पे लिए हैं और 20,000 रुपया पर मंथ से ऊपर या एग्रीगेट 2,40,000 से ऊपर अगर रेंट पेमेंट करते हैं तो दैट केस आपको 10% टीडीएस काट करके देना है। कब? जब पहला आप बुक्स में एंट्री करेंगे, आइदर क्रेडिट या पेड व्हिचएवर इज अर्लियर। टीडीएस काटने का नियम यही है कि आइदर क्रेडिट या पेड, अगर चाहे बुक्स अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, दोनों में से जो पहले हम करेंगे उसी समय टीडीएस काटना है और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना, ठीक है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, सपोज आपने ऑफिस बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, आपने अपने सिस्टम को रिपेयर मेंटेन करने के लिए एमसी आपने लिया, तो जब उसको पेमेंट करेंगे उसकी लिमिट है वन टाइम 30,000 रुपीज या एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज, ठीक है। इस तरह से उसमें अगर इंडिविजुअल है तो 1% और अदर देन इंडिविजुअल है तो 2%, वो टीडीएस आपको काटना है और फिर गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना है। और वो टीडीएस जब जमा हो जाएगा तो क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कराना है, नहीं तो 200 रुपया पर डे लेट भी है। तो फर्स्ट क्वार्टर का मैं साथ साथ इनकम टैक्स भी कवर कर रहा हूँ इसके साथ, दूसरे अकाउंट के साथ। तो फर्स्ट जो है आपका ड्यू डेट है फर्स्ट क्वार्टर का, अप्रैल में जून का 31 जुलाई, जुलाई का सितंबर का 31 अक्टूबर और थर्ड क्वार्टर का 31 जनवरी और लास्ट में 31 मई।
फर्स्ट क्वार्टर का 31 जुलाई। या ठीक है, सेकंड क्वार्टर 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और लास्ट में 31 मई। ये 3 रिव्यू से आपको इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। एक मेरा प्रश्न है सर, काफी केसेस में हम देखे फर्स्ट ट्रांच लेके लोग सेविंग्स अकाउंट से खर्चा करते हैं, करंट अकाउंट से करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? उसके कुछ ऑफर्स देते हैं कुछ बैंक, जब HDFC में आपके वाउचर ने ऑफर दिया 10%, यू वांट टू परचेज अ लैपटॉप तो 10% 20% के ऑफर दे रहे हैं, तो दे कैन नॉट फॉरगो दैट, तो वो कर रहे हैं। उसमें क्या प्रावधान है? लाइक वो करके क्या फिर वो करंट अकाउंट से डेबिट करा सकते हैं? व्हाट इज द करंट अकाउंट से डेबिट करा के दैट कैन बी न्यूट्रलाइज, नो? रिवर्स करा सकते हैं, क्योंकि उसके पास और उपाय नहीं है। सपोज पहले मेरे पास कंपनी पैसा नहीं है, क्या है, हमने सेविंग अकाउंट से पेमेंट कर दिया, आफ्टर दैट फिर कंपनी से रिवर्स आएंगे, हमने परचेज किया इसका रिवर्स। सर एक क्वेश्चन था। सर ये जो तीनों बात आपने बताई कि फर्स्ट रिगार्डिंग TDS, सेकंड क्वार्टरली फाइलिंग और तीसरा 10,000 और 1,99,000 वाली बात, ये तीनों सिर्फ कंपनीज के ऊपर लागू होती है या बिल्कुल LLPs के ऊपर इसकी? तो LLP के ऊपर भी लागू है, सभी के ऊपर लागू है, इवन की प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके ऊपर भी लागू है, इंक्लूडिंग क्वार्टरली फाइलिंग। या LLP भी कंपनी है सर? देखिए कंपनी है, कंपनी एक्ट के हिसाब से गवर्न होती है, साथ साथ इनकम टैक्स की भी एक्ट से गवर्न होती है, LLP एक्ट के हिसाब से गवर्न होती है, ठीक है, और साथ साथ इनकम टैक्स के फर्क दोनों में क्या है, LLP और कंपनी में मोटा मोटी अगर हम फर्क समझें तो कुछ कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम नहीं कर सकते, LLP में कर सकते। फॉर एग्जांपल कंपनीज में अदर देन डायरेक्टर्स के अलावा या उसके रिलेटिव्स के अलावा किसी दूसरे आदमी से लोन नहीं ले सकते, बैंक को छोड़ करके। सर मिस्टेक क्या है? कंपनी में के केस में डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव्स के अलावा किसी थर्ड पर्सन से हम लोन नहीं ले सकते, ठीक है, अदर देन बैंक्स, दैट इज प्रोविजन। इसी तरह से डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को कंपनी में लोन नहीं दे सकते या एडवांस नहीं दे सकते। अगर डायरेक्टर्स को देना होगा तो सिर्फ सैलरी एडवांस दे सकते हैं और किसी तरह का एडवांस नहीं दे सकते। तो सोचते नहीं कि मेरी कंपनी है, हम जैसे चाहे फंड को ले आए और जैसे चाहे फंड को पे कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज पनिशेबल। ये रिस्ट्रिक्शंस है कंपनीज के साथ, कंपनीज में, लेकिन LLP में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी है तो आप इनसे लोन ले लीजिए, आप अपने पर्पस के लिए अपने किन्हीं को लोन दे दीजिए, नहीं कर सकते। फैमिली से इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं, किससे? फैमिली से और रिलेटिव से इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रेंड से नहीं ले सकते, दैट विल बी डिपॉजिट, डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट। 10,000 रुपया हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रिसीव कैसे कर सकते हैं 1 लाख में? हम आप सेल्फ करेंगे, उसको कैश में ले दे सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, आपको एक्सपेंडिचर कोई सामने वाला भी तो नहीं देगा। जैसे कोई फार्मर है या जनरल पब्लिक है, उसको कोई एक्सपेंडिचर बुक नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शंस है एक्सपेंडिचर के ऊपर, बिजनेस एक्सपेंडिचर के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंडिचर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस तरह से वाउचर्स, कैश बुक, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, इतनी चीजें जब आपके पास रहेंगी, फिर आप ऑडिटर्स के पास जाएंगे, उन्होंने बताया कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होना चाहिए और फिर ऑडिटर के पास जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट का। तो इतने सारी चीजों देखेंगे और उसके बेसिस पे अपना रिपोर्ट देंगे। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, ठीक है। अब कंपनीज के केस में
टैक्सेशन, जनरली स्टार्टअप के लिए तो अभी टैक्स एग्जम्पशंस है, लेकिन अगर जनरल कंपनी की बात करें उसमें 25% टैक्स और LLP के केस में 30% टैक्स प्लस 4% एजुकेशन। स्टार्टअप पे कितना रिलीफ है सर? 3 years तक 3 years tax स्टार्टअप को बिल्कुल रिलीफ है। 3 year tax एक क्वेश्चन होता है, जैसा आप कह रहे थे कि उसको आप काइंड ऑफ लोन आप नहीं दे सकते हो, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए उसमें विड्रॉ नहीं कर सकते आप कंपनी अकाउंट से? नो, शेयर सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर, आप सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, जैसे सैलरी आप काम करें सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। शेयर होल्डर भी विड्रॉ नहीं कर सकता है? नहीं, नो, शेयर होल्डर कैन रिसीव ओनली डिविडेंड। उसको कहां से लगेगा? ओनली डिविडेंड, प्रॉफिट में से वो डिविडेंड कर सकता है। या ओके, ठीक है, कोई पैसा पर्सनल ये विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने अगर एक्सपेंस किया तो उसका कुछ मोटिव होना चाहिए, हमने कुछ खरीदा है। देखिए, कंपनी में या इनकम टैक्स में ओनली बिजनेस एक्सपेंडिचर है अलाउबल, पर्सनल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउबल। ठीक है, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है आप ले सकते हैं, दैट इज अलाउबल। अकाउंटिंग भी उनका ही होता है? या अकाउंटिंग उसी का होता है। और पर्सनल खर्चा, आप घर का खाना ला रहे हैं या घर का खाना मंगा रहे हैं या घर के लिए कुछ भी खरीद रहे हैं, ठीक है, वो अलाउबल नहीं। वो कहाँ से अलाउ होगा? जब आप सैलरी विड्रॉ करेंगे, सैलरी विड्रॉ कीजिए, उससे आपको जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर करना है करते रहिए, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पर्सनल एक्सपेंडिचर आप कंपनी के खाते में बुक नहीं कर सकते, अदरवाइज दैट विल बी डिसअलाउबल। शेयर होल्डर्स हैं, उनका प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसमें से वो विड्रॉ कर सकते हैं। वो तो आपको डिविडेंड मिलेगा तब ना मिलेगा। आप कैसे विड्रॉ कर लीजिए? आप डिविडेंड देंगे, उनके अकाउंट में पेमेंट जाएगा। ओके, उसका पैसा ऐसे कहाँ मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कंपनी अकाउंट से निकालना। डायरेक्ट जो आप डिविडेंड देंगे, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो नेचुरली जो शेयर होल्डर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। जो डिविडेंड मिलेगा तो उनके बैंक में जाएगा, वो फिर अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, आपके कंपनी से जो विड्रॉ करेंगे। आपसे नहीं करेगा। एक और बात है ना, डिविडेंड का हिंदी मीनिंग लाभांश होता है ना, तो लाभ होगा तब ना अंश मिलेगा। कब होगा? जब अकाउंट कंप्लीट होगा तब एक डिटर्मिनेशन होगा। ये अलग चीज है कि क्वार्टरली भी डायरेक्टर को ऐसा दिया गया कि इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, है ना, लेकिन ये सब चीजें बोर्ड पे डिपेंडेंट है। कि शेयर होल्डर भले मालिक है कंपनी का, समझिएगा अच्छे से, लेकिन वो चाह करके भी डिविडेंड तब तक नहीं ले सकते जब तक कि डायरेक्टर ना चाहे और वो डिक्लेयर ना करे। आप उसके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर आप अकाउंट की कॉपी लेना चाहते हैं देन कंपनी आपको देगी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट का इंस्पेक्शन आप उस साल के लिए कर भी नहीं सकते। यानी कि शेयर होल्डर होते हुए भी आप नहीं देख सकते हैं, ये केवल डायरेक्टर को अधिकार है ना। तो लाभांश तब जब लाभ होगा। कंपनी पॉलिसीज एंड जो भी है मतलब डिसीजन सब डायरेक्टर के हाथ में होंगे। सब नहीं बोल सकते हैं कि बहुत वेग क्वेश्चन है, इस पे डिस्कशन करना शायद अच्छा नहीं होगा। आप इनसे पर्सनली मिलिएगा। हाँ सर, ने बता दिया मिलने के लिए। अच्छा, एक चीज जस्ट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है? एमएटी, मैट, इसका थोड़ा नॉर्मली अगर सपोज कि आपकी बिजनेस में से लॉस है या आप एक लॉस लेने के बाद आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता, ठीक है, तो दोनों पॉइंट व्यू से, एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पॉइंट व्यू से एक नॉर्मल केस में आपका इनकम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और उस केस में जो मैट होगा वो 18.5% आपका जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हिसाब से 18.5% आपका काउंट होगा और उसके हिसाब से जो टैक्स बनेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज मैट। सपोज कि आपके एग्जाम्पशन लेने के बाद नॉर्मल इनकम में कोई टैक्स नहीं बन रहा है, लेकिन जब उसका 18.5 बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेसिस पे अगर 18.5% इनकम देते हैं उसके तहत टैक्स बन रहा है, तो दैट विल बी यू हैव टू पे। सर एक क्वेश्चन था, या सर ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट कैन अ शेयर होल्डर बी कंसीडर एज एम्प्लॉय? कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। No, are you talking about ESOP? No, if shareholder could be considered as an employee or not? Industrial अगर एम्प्लॉय आप एम्प्लॉयमेंट में रखे हुए हैं तब मतलब under ID Act they can be considered as employee. subject to the renewable amount of the salary according to the experience qualifications आप पे करते हैं, that will be allowed.
So in that condition, even a shareholder can withdraw Salary. money salary. ESOP तो एक बड़ा नॉर्मल ट्रेड है स्टार्टअप में ESOP रिटर्न करने के लिए टैलेंट को जो है वो क्या करता है कि वो स्टार्टअप में जो है सो कुछ शेयर होल्डिंग दे देता है उसको 1% 2% सो दैट कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट बना रहे, भागे नहीं एम्प्लॉय कोई शेयर होल्डर बना दिया वो जो कि आपका मालिकाना हो गया ना कंपनी में। सपोज एक शेयर आप लेते हैं तो आपका कंपनी में ऑनरशिप हो गया, तो एम्प्लॉय का एक जो है सो डेडिकेशन ज्यादा हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं ये कंपनी हमारी है। तो ये ESOP जो अच्छे जो बोले वही है, नथिंग बट ESOP। और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन? टैक्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जैसे बोला जाता है कि टैक्स का रिबेट है। चाहे जिस समय हम लोग स्टार्टअप ज्वाइन किए थे उस समय बोला कि GSTN से आपको 100% रिलीफ, लेकिन प्रैक्टिकल वे में सर वो हम लोग नहीं करता। टैक्स रिलीफ है स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत क्लियर है कि 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो आपको भारत सरकार छूट दी है, 1 साल के लिए फिर बढ़ गया है। इस साल जो है हम लोग का इनपुट हो रहा है सर वो फिर कहाँ रहेगा? अगर आप अगर टैक्स आपका आउटपुट नहीं है तो इनपुट तो आपका वेस्ट हो जाएगा सर। बिल्कुल वेस्ट आप कहाँ उसको एक्सपेंडिचर को कीजिए, उसको एक्सपेंडिचर को कीजिए। आप समझे ना, अगर आउटपुट टैक्स आप है ही नहीं तो उसको कहाँ एडजस्ट करेगा? क्योंकि आपको रिलीफ सरकार दी है कि नहीं, आपको स्टार्टअप को 3 साल के लिए 1 साल और बढ़ा है। 1 साल बढ़ा है, 1 साल बढ़ा है, 1 साल और बढ़ गया। और इनकम टैक्स में सब 3 इयर्स तक सभी तरह का है। क्या स्टार्टअप को हर तरह का टैक्स से जोड़ता है। टैक्स हॉलिडे तो है ही, 3 इयर्स टैक्स हॉलिडे और टैक्स में होगा, सिर्फ इनकम टैक्स टोटल टैक्स और स्टार्टअप में टैक्स हॉलिडे है 3 साल। फाइल करना, फाइल जीरो फाइल नहीं करना आपको, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर फाइल करना। वो आप रिटर्न फाइल करना है, लायबिलिटी कुछ कैटेगरीज है जिसमें नहीं है एकदम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आपको फाइल करना होगा। रिटर्न तो फाइल करना है, दैट इज मैंडेटरी। अदरवाइज डिपार्टमेंट पता चलेगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी टर्नओवर इतना है, तो रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। अगर आपकी टर्नओवर 40, अगर सर्विस नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 40 लाख के ऊपर का टर्नओवर है तो आपको GST नंबर लेना है, उसकी रिटर्न फाइल करनी है। अगर सर्विस कैटेगरी में है तो 20 लाख से अबव है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है और रिटर्न फाइल करना है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अभी तक सर हम डील में करते हैं। नहीं डील में नहीं करना है, एग्जेम्प्टेड आपके जो भी टर्नओवर है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में दिखाई देता है। हालांकि एक चीज को ऐसा देखना पड़ेगा, जैसा मुझे लग रहा है स्टार्टअप पॉलिसी में GST के रिगार्डिंग भी सर ऑल टाइप ऑफ टैक्स है। एक बार फिर हम लोग चेक कर लेंगे। उसमें केवल इनकम टैक्स है, मतलब देखना ऑल टाइप ऑफ टैक्स। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंट? रिकॉर्डिंग हो रहा है। एनी क्वेश्चन? मेरी एक क्वेश्चन है GST के रिगार्डिंग आपसे, कि GST आखिर बैलेंस शीट में क्या रोल निभाता है? कि अगर GST सपोज करो कि सामने वाले की 1 करोड़ की टर्नओवर है बैलेंस शीट में, बट GST में वो 60 लाख ही दिखाता है, तो वो 60 लाख का टर्नओवर दिखेगा या 1 करोड़ का दिखेगा? दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या है? कुछ कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कैश ट्रांजैक्शन आप GST में रिपोर्टिंग नहीं कर किए होंगे तभी तो दिखा रहा है ना। हाँ, तो मेरा कंसर्न यही जानना है कि मान लो किसी वजह से सपोज कीजिए कि जीरो था उसका एग्जम्पशन था उस पर, सपोज वो कोई स्किलिंग प्रोग्राम है जिसमें 0 GST लग रहा है, एक एग्जांपल बता रहा, तो उस केस में हम कैसे चीजों को कंसिडर करेंगे? देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से टर्नओवर काउंट होता है, ठीक है ना। एक्चुअल जो टर्नओवर होगा दैट विल बी टेकन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। और अगर GST में डिफरेंस है, दोनों का टर्नओवर मिसमैच है, तो यू हैव टू रिकंसाइल कि क्यों मिसमैच है। तो आपने सेल आप बुक्स में दिखाया है। अब जैसे हमने किसी से लोन लिया है, एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हमने अगर लोन इज नॉट टैक्सेबल इवेंट। हाँ ठीक है, तो वो क्या हमारे बैलेंस शीट में वो उसको इनपुट तो दिखाना ही पड़ेगा हमें? वो टर्नओवर काउंट नहीं होता ना, वो तो नॉन लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज में नहीं लायबिलिटीज में वो एक पार्ट तो कवर करेगा ना वो भी। बिल्कुल, आपको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, वो भी लोन आप लेंगे, ठीक है, वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, ना कि GST के टर्नओवर में रिफ्लेक्ट होगा। नहीं, बहुत सारे CA का कहना ये होता है
ये सर आप जैसे 40 के ऊपर अगर आप चले गए, ठीक है, तो जीएसटी में जितना भी आप दिखा रहे हैं उतना ही हम आपको टर्नओवर में दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखा सकते। ऐसा कुछ मैंडेटरी है गवर्नमेंट एंड पे या फिर वो एजम्पशंस है? देखिए सीए आपको अगर गाइड किए हैं कि जो जीएसटी में टर्नओवर है उतना ही टर्नओवर एक्चुअल में आपको देखिए, आप देखिए कि आपके एक्चुअल टर्नओवर सेल से कितना है या जो सर्विसेज कर रहे हैं उससे कितना टर्नओवर है। जीएसटी में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टर्नओवर का कांसेप्ट यही है, जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं आइदर सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टर्नओवर वही काउंट होता है। जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सेल दिखा रहे हैं वही आपको सेल जीएसटी में भी दिखाना है। उस केस में सीए कब बताते हैं, जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है, सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल किए हैं, तब सीए कहते हैं कि आपका बुक्स अकाउंट्स में कोई टर्नओवर नहीं है, तो क्यों ना हम जीएसटी के जो टर्नओवर है उसको हम बुक्स अकाउंट्स टर्नओवर, ठीक है। बट एक्चुअली वो एग्जैक्टली वो चाहे तो बुक ऑफ अकाउंट्स को टर्नओवर दिखा सकता है। बिल्कुल, लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए और बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ही आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग नहीं ठीक है, नहीं जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं और उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखते हैं या नहीं, जैसे किसी केस में एग्जम्पशंस है ना जहाँ 0% जीएसटी, तो हम अगर उसको नहीं, क्योंकि 0% है तो नॉर्मली सोचता है कि इसको वहां कंसिडरेशन में पुट अप करने की कोई जरूरत है ही नहीं, कैसे भी 0% जरूरत है। जिसमें 0% टर्न 0% टैक्स है, जीएसटी है या इवन एग्जेम्प्टेड भी है, वो आपको जीएसटी रिटर्न में शो करना मैंडेटरी है। ओके, तभी आपकी टर्नओवर जीएसटी की टर्नओवर और बुक्स की टर्नओवर मैच करेगी, अदरवाइज मैच नहीं करेगी। अदरवाइज क्या होगा कि जीएसटी वाले आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे कि आपके बुक्स के हिसाब से इतना टर्नओवर है और जीएसटी के टर्नओवर दोनों मिसमैच है, आप इसका हमें जवाब दीजिए। अच्छा, मैं अगर जीएसटी के परव्यू से देखेंगे, अगर जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है ना, तो उसमें एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड, है ना, न्यू रेटेड, सब चीजों को शामिल किया जाता है ना। तो ऐसा सोच लेना है कि क्योंकि एग्जेम्प्टेड है हम उसको छोड़ देंगे, अपने हिसाब से कर देंगे, तो जब तक कर रहे हैं किसी दिन जिस दिन डिपार्टमेंट के नजर में आएंगे नोटिस आएगा, जवाब देना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ अकाउंट कोई भी मेंटेन हम लोग नहीं करते, तो मैंने भी ऐसा नहीं किया था स्टार्टिंग में। तो हमारे सीए क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट ले लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट को ही सेल समझते हैं कि स्टेटमेंट में जो आपका कैश आया हम उसको सेल करते हैं। बट कोई जरूरी नहीं है, बट वो वहीं से सेल लेते हैं कि आपके पास तो बुक ऑफ अकाउंट है नहीं, तो वो आप वहां से, तो स्टार्टिंग में बुक ऑफ अकाउंट फिर हम लोग करना स्टार्ट किए कि हाँ फिर अकाउंटेंट बैठाओ, फिर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करो और फिर सीए को पूरा बुक ऑफ अकाउंट दो, तो वो फिर आरओसी उस हिसाब से अपना फाइल करेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। एक आपकी जो शेयर की फिगर जाती है, शेयर का भी रिसीट आता है, उसके बाद आप किसी से लोन लिए होंगे वो भी जाएगा, किसी से एडवांस लिए होंगे वो भी जाएगा, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बैंक का स्टेटमेंट में जो चीजें आ रही हैं वो सारे के सारे आपको सेल टर्नओवर कैश देखिए क्या समझ, आपने कोई पर्सनल कैश भी दिया, अपना पर्सनल कैश भी जमा किया, तो क्या वो भी सेल हो जाएगा? करेंट अकाउंट में जो सेल प्रोसीड्स के सिर्फ पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, वो आपके सिर्फ टर्नओवर में है। अदर देन सेल प्रोसीड्स के अलावा वो कुछ जमा हो रहा है तो टर्नओवर में नहीं है। तो वो जो अकाउंट में वो उनको अगर फाइल करना है तो वो सेल अगर बुक ऑफ अकाउंट आपका है नहीं, वो आपसे एकदम एक अप्रॉक्स फिगर मांगते हैं कि आपका सेल क्या है, 4 लाख, 5 लाख, 14 लाख, 30 लाख। आपने बिल रेज किया होगा ना, बिल रेज किया उससे आपने बिल रेज किया होगा, आप बिल की कॉपी दीजिए कि सर ये मेरी बिल की कॉपी है, जिसके हिसाब से आपने सेल दीजिए। सपोज कि आप कोई आपने बिल रेज किया 31 मार्च को किया, पेमेंट अगर आया आपको अप्रैल में आया, पेमेंट आपको अप्रैल में आया, उस बेसिस पे तो आपका जो 31 मार्च को और जो 30 मार्च को सेल हुआ था वो तो काउंट नहीं होगा। दूसरा चीज है कि हम लोग शायद इसी अवेयरनेस के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस तरह से वेग बातें करना शायद कि हम करते हैं। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ
कि आप सब लोग एजुकेटेड है, राइट? क्या प्रैक्टिस चल रहा था, अच्छा कर रहे हैं, है ना? उसको सुधारता है। हम इसलिए बैठे हैं ना कि इतना बेहतर हो सकता है, हमें करना है। और एक चीज अभी जैसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था कि सारे टैक्स में एग्जेम्पशन है, सारे टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं है, केवल इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन 3 साल का, ठीक है? तो वो चीज क्लियर हो गया सब लोगों को। अब बताइए सर। फॉर्म 8 और फॉर्म 11 फॉर राइट, हम आते हैं एलएलपी के लिए, थोड़ा सा सब लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग करके उसको समाप्त करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा मैडम नम्रता जी थोड़ा लॉ पॉइंट पे आइएगा। Actually, I don't have to say anything क्योंकि कंपनीज एक्ट तो मिस्टर कुंदन ने पूरा फ्रॉम हेड टू टो आप लोग को समझा दिया है, फ्रॉम ऑल द प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट से लेके चैनल, सेक्शन लिमिटेशन, टाइम बार्ड, सब कुछ आपके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाया। जो मुझे डाउट था वो भी इन्होंने मेरा भी क्लियर किया। फिर मिस्टर क्या बोलते हैं अरविंद सीए जो हमारे अरविंद जी हैं, उन्होंने इतना अच्छे से आपको फाइनेंशियल प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ बुक रिकॉर्ड्स, टैक्स। लेकिन अब आप लोग को भी लग रहा होगा मैं यहाँ बैठी क्यों, मैं हूँ कौन? मैं हूँ एडवोकेट नम्रता सिंह। मैं यहाँ बैठी हूँ, इतना सब होने के बाद मुझे लगता है कि सब चीज जो मिस्टर कुंदन ने समझाया वो हम लोग भी सेम चीज आपको समझाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको अग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल आपको डिलीजेंस, ये सब में आपकी सहायता करेंगे। और जो बाकी जो हेड टू टो मिस्टर कुंदन और मिस्टर अरविंद जी ने समझाया यही है। और ज्यादा मैं इसको एग्जैजरेट करूंगी तो आप लोग को भी लगेगा कितना मेरे दिमाग में जोर पड़ा आप लोग के दिमाग में। सो whatever explained and all the procedure discussed is what any lawyer would explain to you. तो सारे जो प्रोसीजर है, लेकिन हाँ हम लोग आपको आईटी सेक्शंस में और क्या बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंसल्टेशन में भी आते हैं। So this is why we hire lawyer in startups. So thank you so much. It was a great session. Actually, it was a wow session. Thank you. सर ये पूछना है, मान लीजिए अभी तक जो भी अकाउंट्स में 19-20 है, आगे तो करेक्शन कर लेंगे, बट अभी तक के लिए क्या करें? अभी तक के लिए पीछे का बुक्स अकाउंट मेंटेन करा लीजिए। जहाँ तक ऑडिट आपके हो गए हैं, जब से आप बिजनेस शुरू किए तब से आप बुक्स अकाउंट मेंटेन करा लीजिए। तो फास्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया एक्चुअली ऑलरेडी। एलएलपी का थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट लेते हैं और फिर इसको समाप्त करते हैं लोकेशन को। क्या बोल सकते हैं? जैसा कि एलएलपी के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअली इसके थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाके देखें तो पार्टनरशिप जो एक्ट था 1932 है ना, उसमें थोड़ा सा बहुत सारा कमी था कहीं ना कहीं। तो लेजिस्लेटर को आगे आकर के ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि क्यों ना एक ऐसा बिजनेस एंटिटी, एक ऐसा बिजनेस व्हीकल हमको खड़ा करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा कंपनी का कुछ अच्छाई हो, है ना, और कुछ पार्टनरशिप के भी अच्छाई हो। यानी कि डिसीजन मेकिंग में पार्टनरशिप की अच्छाई लेके आ गया इधर, है ना। और फंक्शनिंग में अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर फंक्शनिंग में देखें, ऑथेंटिसिटी में देखें, इन सब चीजों के पार्ट पे कंपनी की जो अच्छाई थी उसको लेकर आ गया। यानी कि एलएलपी की अगर मैं बात करूं तो एलएलपी जस्ट एक हाइब्रिड बिजनेस व्हीकल है, इसका वो कंपनी और पार्टनरशिप का। एलएलपी एक्ट जब 2008 से आया तो एलएलपी में क्या है, जैसे कुछ खासियत क्या है उसकी? खासियत ये है कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होते। प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। लेकिन मैं अगर एलएलपी की बात करूं तो एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, एक लिबर्टी है। पार्टनरशिप के साथ एक दिक्कत क्या था कि अगर पार्टनर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर 2 से कम पार्टनर हो जाएंगे तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमने बहुत अच्छा काम किया 10 साल 5 साल जो मैंने गुडविल कमाई है, एक अगर पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा तो सीधा गुडविल खत्म। तो एलएलपी में क्या खासियत आया कि एलएलपी एक परपेचुअल सक्सेशन है कि एलएलपी में किसी के पार्टनर के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बिहार में कोई पार्टनरशिप बनी हुई है, अगर हमको इसे जाकर के दिल्ली में रिप्रेजेंट करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि हम वहां पे कैसे ऑथेंटिकेट करें कि ये पार्टनरशिप सब चीज ठीक ठाक है। लेकिन अगर एक एलएलपी है तो मास्टर डेटा सारा एमसीए पे अवेलेबल है, मैं आराम से जाकर के दिल्ली में बता सकता हूँ कि ये सब मेरा एलएलपी है, मैं उसमें डायरेक्टर हूँ या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ। डायरेक्टर मैंने गलत वर्ड यूज किया, डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ, है ना। और फिर वहां से चीजें करना फिर आसान हो जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं एलएलपी के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उतना समय नहीं है। एलएलपी के कंप्लायंस के अगर फैक्टर पे हम जाएं कि कंप्लायंस क्या करना होता है एलएलपी को,
तो एक है मैंडेटरी कंप्लायंस और दूसरा है इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, है ना। मैंडेटरी कंप्लायंस में सर 2 फॉर्म है, ठीक है। एक है फॉर्म 11 और दूसरा है फॉर्म 8। फॉर्म 11 कब फाइल करना होता है? अगेन फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो इसका ड्यू डेट जो होता है वो 30 मई आता है ना। इसको सॉल्वेंसी फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि ये एक एलएलपी की तरफ से डिक्लेरेशन जाता है कि ये जो एलएलपी है इसमें जो पार्टनर के कंट्रीब्यूशन है वो सॉल्वेंट है एलएलपी कहीं ना कहीं अपने लायबिलिटी को बियर करने के लिए, है ना। यह फॉर्म 11 होता है और एक होता है फॉर्म 8, है ना। फॉर्म जो 8 होता है उसका जो ड्यू डेट है वो 30 अक्टूबर होता है ना। तो 30 अक्टूबर को उसे हमें फाइल करना होता है। ध्यान रखने के बाद ये दोनों फॉर्म भी वैसे ही हैं जैसा कि मैं एओसी4 और एमजीपी पे जोड़ देके आपको बता रहा था कि अगर ये फॉर्म नहीं करेंगे फाइल तो पर डे 100 रुपए फाइन लगेंगे। ये दोनों फॉर्म भी वैसे ही है कि अगर आप फाइल नहीं किए ड्यू डेट पे तो पर डे 100 रुपए फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। और दोनों केस में, कंपनी के केस में और एलएलपी के केस में, अगर लगातार 2 साल तक आपने नहीं फाइल किया एनुअल रिटर्न और अकाउंट का डिटेल, आरओसी को अगेन पावर है कि आपको नोटिस देकर के आपकी कंपनी को और एलएलपी को बंद कर सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखे बात। बंद करने में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि जब आरओसी अपने पार्ट से बंद करेगा तो आपका डील 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ना। ये जो सेक्शन 164 है सब सेक्शन 2 में डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात करता है कंपनी एक्ट, वहां पे ये चीजें लिखी गई है। तो अगर आरओसी के पार्ट से अगर आप डिस्क्वालीफाइड किए गए देन आप 5 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर 5 साल तक नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि समय पे इन चीजों को करते जाए। उसके बाद अगर हम ऑडिट के पार्ट पे जाएं, अगर हम एलएलपी के लिए ऑडिट की बात करें तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 25 लाख से ज्यादा है और अगर टर्नओवर है ना 40 लाख से ज्यादा है, आइदर मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक आएगा अट्रैक्ट होगा तब आपको ऑडिट कराना है, ठीक है। अदरवाइज अगर उसको लिमिट नीचे है तो अगेन यहाँ पे ऑडिट भी उस पर एप्लीकेबल नहीं है ना। दूसरी बात करें हम और क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। हर साल आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जैसा सर बताया है 30% उस पे टैक्स लगेगा। कंट्रीब्यूशन सॉरी कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 25 लाख है सर, 25 लाख से अगर ज्यादा होगा तो, या टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा हुआ तो, है ना। 40 लाख पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों के लिए 40 लाख। 40 लाख के नीचे कोई अगेन अगर टर्नओवर हमारा 40 लाख से कम है लेकिन कंट्रीब्यूशन के अमाउंट अगर 25 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। इस दोनों में से कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर एक्सीड किया तो ऑडिट कराना पड़ेगा। अदर कंट्रीब्यूशन किया 20 लाख मतलब क्या कैपिटल हुआ? हाँ कैपिटल हुआ, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर जो पार्टनर कंट्रीब्यूशन, राइट। जैसे कंपनी में सब्सक्राइबर था तो यहाँ पे जो पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होगा ना वही है, सब मिला के अगर 25 लाख से ज्यादा है तब ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। फंडिंग 25 लाख से ऊपर आती है तो नेचुरल है वो तो हो जाएगा, तो आगे ना कंट्रीब्यूशन है ना, सरकार का हो आपका हो। तो ये एलएलपी के पार्ट पे बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो हम लोग है यहाँ पे, है ना। हमारा नंबर अर्चन सर के पास भी है, तो अरविंद सर है ना। तो आप लोगों को जब भी कुछ इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए है ना आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन मैम से पूछना है। जैसे मेरा जो भी बिजनेस है वो मैन पावर से रिलेटेड है एंड इसमें जो मैन पावर्स है स्पेशली मेल टेलर्स की अगर बात करें तो जैसे बहुत लोगों को मुझे डायरेक्ट कस्टमर्स के यहाँ भेजना है, वहाँ पे लीगल प्रोसीजर्स आ जाता है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, कुछ भी हो नहीं बिकॉज अभी हमारा ऐप वैसा नहीं है डेवलप की ट्रेस के लोकेशन एंड ऑल। आपका तो उसके लिए क्या करना कंज्यूमर है? हाँ सर्विस B2C सेक्टर है, टेलरिंग B2C से रिलेटेड है। हाँ B2C है, हाँ, मतलब आप सीधा कंज्यूमर को हाँ पहुंचाते हैं। तो उसके और खासकर मेल सेगमेंट्स को उसका कैसे वेरिफिकेशन हो क्या करें, उसके लिए भी एक लीगल क्या बोलते हैं आपका डिलिजेंस होता है और वो चीज समझने के लिए आपको एक बार पास में बैठ के बात करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत डिटेलिंग में। अब अपनी नंबर मुझे, हाँ जी मैम मैं दे दूंगा सर के पास। और किन्हीं का प्रश्न है कोई और स्टार्टअप में, सॉरी ऑनलाइन जुड़े हुए कोई मित्र? पीयूष? हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती है, अगर हम 2 या 3 मेंबर हो या फिर मतलब तो अगर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? देखिए अगर हम बात करें कि इनिशियली दोनों में अगर हम देखें कंप्लायंस के पार्ट पे देखें तो जैसा कि हम डिस्कस कंपनी कर रहे थे तो देखे होंगे आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट चल रही थी, राइट? ठीक है,
तो कंप्लायंस के पार्ट पे देखें थोड़ा सा, तो कंपनी में थोड़ा सा ऑब्लिगेशन ज्यादा है, लेकिन एलएलपी में देखें, है ना, तो यहाँ पे चीजें थोड़ा सा लिबरल है। दूसरा चीज हमने बताया कि प्राइवेट कंपनी के केस में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है ना। तो यही सब चीजें हैं। दूसरा है कि डिसीजन वगैरह थोड़ा सा आसानी से एलएलपी वगैरह में हो जाता है ना। तो दोनों अच्छा है। आज के दिन में हम रिकॉग्निशन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि जो फॉरेन एलएलपी है बहुत बड़े बड़े बिजनेस एंटिटी के रूप में इवन इंडिया में भी काम कर रहा है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है कि हम एलएलपी में काम करें या कंपनी बना करके काम करें, है ना, कर सकते हैं दोनों चीज। पेपर वर्क बेसिकली दोनों में अबाउट वर्क सेम है या फिर वही काफी कम वही तो होता है कि एलएलपी में ठीक है, बेटर पेपर वर्क होता है, आपको मीडियम बुक्स लिखना है ना, अगर के बाद आपको ठीक है, कंप्लायंसेस आपके बहुत कम है। तो अगर आप निचली वे में जाते हैं, नीचे वे में जाते हैं तो एलएलपी इज बेटर देन शेयर होल्डिंग में तो बात होता है कि हम लोग अभी आपका 789 है आपका उसमें था, एक उसमें पार्टनर बनेंगे, उसमें पार्टनर। तो ये इसमें नहीं दिखा रहा है। want to change the incorporation from LLP to company, अगर मेरा बिजनेस मॉडल बड़ा हो गया, we need more shareholders। इतने दिन में इतना कर गया। एक्चुअली जो एलएलपी एक्ट अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 शेड्यूल अंडर एलएलपी एक्ट, है ना। सबके लिए प्रोविजन है सर। आप देखेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है ना, कि हम कैसे एलएलपी स्टार्ट करें। सेकंड शेड्यूल हाउ वी कैन कन्वर्ट अ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। थर्ड बात करते हैं हाउ वी कैन कन्वर्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी, है ना। और चौथा शेड्यूल जो बात करता है पब्लिक कंपनी कैसे कन्वर्ट होगा एलएलपी में। सारे प्रोविजन है, सारे मेथड है, सब चीज संभव है। एक लिस्टेड कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होती, हो सकती है, जब तक वो पहले डिलिस्ट कराना पड़ेगा। डिलिस्ट कराने के बाद फिर जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आप वो एक अगर सिंगल सीटर हमें मिल जाए है एक्चुअली मैं नहीं ला पाया हूँ, कंप्लायंस कैलेंडर बना हुआ है ना, हम शेयर कर देंगे आप लोगों से। कोई पैकेजेस अगर हमें मिल जाए, वो सिंगल अम्ब्रेला पे सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाए। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अभी देखिए एक आज का मीटिंग का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अब बिहार सरकार से बहुत तेजी से खोज खबर हो रहा है, और सारे स्टार्टअप जो भी पैसा लिए हुए उनको हम काइंडली ये एकदम ध्यान से सुनिए कि अभी तक कोई खोज खबर नहीं था, लेकिन अब काफी सारा रिपोर्ट मांगा जा रहा है आप लोग के ऊपर में। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए क्योंकि सरकारी पैसा है और ये लोन है, तो बुक्स जितना जल्दी सही करना है आपके हित में है। उस लेवल में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हम लोग से जुड़िए, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। अर्चन जी, अर्चन सबको ड्यू डिलिजेंस का भेजे हो रहा फॉर्मेट सब लोगों के पास गया है ना, जो चेकलिस्ट गया हुआ है, जो भी आप मान लीजिए फर्स्ट ब्रांच का पैसा आपको अगर मिला है, तो अगर आप पैसा यूटिलाइज कर लिए हैं तो उसमें आपको प्रॉपर वाउचर, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वो आप अर्चन जी शायद आपको बताए भी होंगे, तो उसको जल्दी से जल्दी करिए उसको जो है। और उसमें अभी जैसे अरविंद सर और कुंदन जी ने बताया है, आपके 21 डेट का है जो है वाउचर ये सब प्रॉपर होना चाहिए, वो बहुत केयरफुली करिए सर। ये सरकार का पैसा है, ये सरकार का पैसा 20 साल के बाद भी वो खड़ा हो जाएगा, और ये आप लोग के लिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इससे, हम लोग आपको सिर्फ मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। परेशानी आपकी है, इसको काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हर कल भी मीटिंग थी इसके ऊपर में कि आप स्टार्टअप का पूरा आप बताइए कि क्या कर रहा है, स्टार्टअप नहीं कर रहा है। कोशिश करना है कि जिस काम के लिए पैसा आप दिए फंड जो है उसी मद में खर्च करिए। ये स्क्रूटनी होगा, आज ना कल स्क्रूटनी होना है ये, तो हमको लगता है कि समय रहते हम अगर अपने को सही कर लें तो अभी एक अपने पास रास्ता है कि हम अपने को ठीक कर लें। और हमको लगता है कि कोई भी स्टार्टअप जो देखिए एक सरकार का बड़ा नोबल ये था कि जस्ट आपके आइडिया के ऊपर, ये इंडिया में कहीं नहीं हुआ था, जो कि 10 लाख का प्रोविजन है। हमको लगता है कि बिहार हम लोग में अपने आप में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक डेयरिंग स्टेप था ये जो है, और 90% स्टार्टअप हमको लगता है कि सीरियस है अपने काम के प्रति, और जो भी स्टार्टअप है हमको लगता है कि ठीक है गलतियां होता है, बिजनेस फेल भी करता है, इसमें भी कहीं ये दो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पेपर्स हमारा सही रहना चाहिए, वाउचर्स हमारा सही रहना चाहिए। जो भी आपने डीपीआर में भरा है आपका खर्चा उसी के अकॉर्डिंग करिए। सर लोग बिल्कुल क्लियर बताए हैं कि जो पैसा मिला है वो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा एक प्रॉपर पर्पस के लिए मिला है। तो एक कम से कम पहला ट्रांच का हम लोग एक कब तक इन लोग से नहीं, पहला ट्रांच अगर आप लोगों का समाप्त हो गया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो सेकंड ट्रांच के लिए। सेकंड ट्रांच के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं सबको मेल कर दिया हूँ,
मोटा मोटी मैं बोल देता हूं कि पहली बात तो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय ऑडिटर। सेकंड, एक रिक्वेस्ट लगेगा एड्रेसिंग टू मेंबर सेक्रेटरी फॉर द रिलीज ऑफ सेकंड ट्रांच, और ठीक है। यूटिलाइजेशन के बाद आपके यूटिलाइजेशन में एक समरी स्टेटमेंट रहती है, समरी ऑफ एक्सपेंसेस, क्या आपने कहाँ खर्चा किया। फिर आपके बिल्स एंड इनवॉइसेस लगेंगे टू सब्सटेंशिएट व्हाट यू हैव यूटिलाइज्ड। ठीक है, एक डिक्लेरेशन हम ले रहे हैं कि द बिल्स एंड इनवॉइसेस आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। कंप्लायंसेस मैंने सर बोल ही दिया है कि 10,000 से ज्यादा आप कैश खर्चा मत कीजिए, तो चेष्टा कीजिए कि बिल्कुल ही कैश बंद करके जितना हो चेक या एनईएफटी से द्वारा ट्रांजैक्ट करने की। बिल्स एंड इनवॉइस के अलावा अगर आपकी कंपनी के ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए, अगर ऑडिटेड वैलिड है, वरना ट्रैक्शन रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए हमें कि क्या आप ट्रैक्शन कर रहे हो। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें ताकि वो आपके सारे ट्रांजैक्शन दिखाई दें। और एक हमारा आग्रह है कि बुक्स आप डेफिनेटली बहुत मेटिकुलसली मेंटेन कीजिए। बुक्स मतलब मैं एक बार विजिट भी किया था ग्रीन शेल्टर में, एग्जांपल देखी, उदाहरण देखी कह रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मैनुअली मेंटेन किया कि हर एक दिन का उन्होंने एक्सपेंसेस रेवेन्यू मेंटेन कर रहे। तो ये मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, ये आपके लिए, आपके हित के लिए। मोटा मोटी यही है। एंड जिसका दरकार है सेकेंड ट्रांच की, तो आग्रह करूंगा मार्च के अंदर दे दीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फाइनेंशियल क्लोज के पहले वो तुरंत इसमें ये चीज है कि कल भी हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गए हुए थे, सरकार के पास पैसा है उपलब्ध। हाँ, अगर सेकंड ट्रांच की आपको अगर आवश्यकता है तो हम तो बोलेंगे कि जितना जल्दी फरवरी में अगर आप जमा करेंगे तो ज्यादा चांस है कि आपको पैसा मार्च तक में मिल जाएगा। ये जैसा कल भी हम लोग गए थे, तो वो लोग भी बोले कि भाई जिनको भी अगर जो स्टार्टअप को अगर आपका अगर फंड का दरकार है तो एक संभावना है कि आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा अगर आपको रियली पैसे की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आज का मीटिंग का एक और बड़ा पर्पस ये है कि हमको लगता है कि 10, जैसे केसरी सर बोल कर गए हैं कि 10 लाख पर्याप्त नहीं है बिजनेस के लिए, और इसमें यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं हमको नहीं लगता है कि शायद इतना ही तक हमको करना होगा। हमको एक लेवल आगे भी जाना है जिसमें कि आप जो है सो आप इतना मजबूत बनिए कि आप एंजल से इन्वेस्टमेंट लीजिए, आप बैंक से इन्वेस्टमेंट लीजिए। और इसमें एक हम लोग जो है सो एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक हम लोग सोच रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सीए साहब और सीएस साहब लोग कर लेंगे। एक हम लोग का एक है कि आप अपने हित में अपने कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कराइए। ये कहीं भी आप अगर कोई एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेने जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ एक प्रक्रिया होता है जिसमें कि लॉ पॉइंट पे जैसे मैम है, अरविंद सर है, आपको अगर ये कंपनी का है तो अगर आप अपना एक ड्यू डिलिजेंस करा लेते हैं तो एक ये क्या है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको बहुत बड़ा हेल्प है। ये यहाँ बहुत कम खर्चे में हम लोग सर से निगोशिएट करके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कम से कम खर्चे पे हो। तो हम तो बोलेंगे कम से कम 35 लोग इतने भी जिन्होंने पैसा यूटिलाइज किया है और जिनको इच्छा है कि नेक्स्ट लेवल में जाना है, तो हमको लगता है कि आप लोग को सुओ मोटो आना चाहिए इसके लिए। तो ये हमारा ये भी आग्रह है, आप अटेंड जी से कॉन्टेक्ट करिएगा, सर लोगों से बात करके हम लोग बहुत मिनिमम कॉस्ट है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन ये आपको आगे बहुत बड़ा हेल्प देने जा रहा है। ये तो यही सब चीज बोलना हमको लगता है कि आपसे क्लोज करेंगे। धन्यवाद आपको। और किसी का कुछ नहीं है? ठीक है। हाँ। दूसरा है कि जैसे अगर ईपीएफ वगैरह में रजिस्ट्रेशन है ना, तो उसका भी ध्यान रखिए। मंथली रिटर्न जैसे इस महीने का अगले महीने जाता है 15 तारीख तक, अगर होगा कभी तो है ना, वो ध्यान रखना है। होगा, हम चाह रहे हैं कि नहीं हो, है ना, बट एक ध्यान रखना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हाँ आता है, बट उसको एक्टिवेट करना होता है ना। हाँ वो आता साथ में है, अभी जब से स्पाइस प्लस है तब से वो सब साथ में आता है, तो जब एक्टिवेट करेंगे तब होगा। ठीक है, तो जैसे फरवरी का 15 मार्च तक ऐसे करके उसका ड्यू डेट होता है। चलिए, थैंक यू। सब चीज फ्री में बात एक्सपेक्ट करिए, ये आप लोग के लिए आगे नहीं सर, बहुत जरूरी है सर। बहुत सारे जगह पे हम लोग को रिकॉर्डिंग पर दिक्कत महसूस होने लगती है सर। बहुत सारी जगह पे